तो आज हम HTTP के बारे में देखेंगे एंगुलर के अंदर, और HTTP का इस्तेमाल किस लिए होता है, हमें किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, और उसको किस तरीके से बेटर वे से हम ऑपरेट कर सकते हैं हमारे लाइव एप्लीकेशन डेवलप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा HTTP के बारे में ब्रीफली हम देखेंगे HTTP के बारे में। तो HTTP जो होता है ये होता है एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी HTTP के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पे जो भी हमारा क्लाइंट एंड सर्वर होता है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा सर्वर है और यहाँ पे ये है हमारा क्लाइंट। तो क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा था पहले, ठीक है। तो जब भी बात आती है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की, ओके, तो क्लाइंट सर्वर का कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है, ठीक है। तो मतलब क्लाइंट कुछ भेजता है सर्वर को और सर्वर से कुछ क्लाइंट को मिलता है, तो ये जो होता है उसी को कहा जाता है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। तो क्लाइंट सर्वर को कुछ भेजता है, ओके, मतलब सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट सर्वर को कॉल करता है या फिर क्लाइंट के थ्रू सर्वर को हम कुछ भी चीज़ मांगते हैं, तो उसी को कहा जाता है रिक्वेस्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है HTTP रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि हर वक्त HTTP रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट होता है वर्ड, उसके आगे HTTP ऑलवेज लगाया जाता है। तो क्लाइंट जो होता है, सर्वर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, और क्लाइंट होता है वो सर्विस कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो सर्वर का मेन पर्पज़ यही होता है कि मोर देन वन क्लाइंट होते हैं, सबकी रिक्वेस्ट लेना और उनके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्स देना, जो चाहिए उनको देना। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सर्वर। तो सर्वर मतलब वो कुछ सर्व करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट का मतलब क्या है कि वो सिर्फ मांगते रहते हैं, भाई मुझे दे दो दे दो दे दो, ठीक है। और क्लाइंट क्या करता है, वो सर्वर बहुत दानवीर होता है, सबको जो चाहिए वो दे देता है, ठीक है। तो जैसे भी हम क्लाइंट से सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो सर्वर क्या करता है, उसको उस रिक्वेस्ट को लेता है, तो उसी को कहा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। और यहाँ पे इसको HTTP क्यों कहा जाता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो भी क्लाइंट एंड सर्वर का कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए होता है, ठीक है। अब जब बात आती है इंटरनेट की, तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए मीडियम क्या यूज़ होता है, मीडियम यूज़ होता है यहाँ पे इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट मीडियम यूज़ होता है। तो जब बात आती है इंटरनेट की, तो आपको ऑलवेज एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इंटरनेट के अंदर मतलब नेटवर्क होता है, नेटवर्क एक दूसरे के साथ चीज़ें कनेक्टेड होती है, और एक नोड, जिसको हम नोड कहते हैं, मतलब एक डिवाइस हो या इंटरनेट के अंदर जो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक को दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है। तो जब भी बात आती है इंटरनेट की या और दी नेटवर्क कम्युनिकेशन की, तो कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो ऑलवेज आपको प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट उसका पता होना जरूरी है। तो प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना एक पर्पज़ होता है कि वो उसी पर्पज़ के हिसाब से आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें से एक प्रोटोकॉल है, दैट इज़ कॉल्ड एज HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब HTTP प्रोटोकॉल जो है, ये प्रोटोकॉल का पर्पज़ होता है कि ओवर दी नेटवर्क जो भी क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर बना है, उसके अंदर क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन अगर करना है तो सिर्फ HTTP के थ्रू ही होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ करते हो वेब में, वेब आर्किटेक्चर में बात आती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है, ये ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इसलिए हमें HTTP वर्ड बार बार क्या होता है, ये रेफर किया गया है, HTTP, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी हम काम करते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो वेब डेवलपमेंट में हमारा मैक्सिमम काम होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। तो जब भी हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे कुछ डेवलपमेंट करनी होती है, तो हमें यहाँ पे कंपलसरी होता है कि HTTP प्रोटोकॉल के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, ओके। तो कंपलसरी नो अबाउट HTTP, ठीक है।
तो ये HTTP प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। और इसको ऑप्शनल लोग ऑप्शनल समझते हैं या फिर इसको उतना पढ़ते नहीं है। और म्यूट करो, किसका म्यूट नहीं है तो ओके। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इंटरव्यू में इसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं HTTP के ऊपर, और इसका किस तरीके से यूज़ होता है अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल जो है इसके थ्रू ही क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। मतलब क्लाइंट को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसको HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ HTTP रिक्वेस्ट। और जैसे भी हमारा सर्वर है क्लाइंट को, यस हेलो यस सर, हमारे सिस्टम क्लाइंट और सर्वर दोनों हो सकते हैं क्या? क्या क्या? हमारी एक ही सिस्टम है, जैसे कि हमारा एक लैपटॉप है, तो हाँ वही सेम टाइम पे सर्वर और सेम टाइम पे क्लाइंट हो सकता है क्या? यस यस हो सकता है, नो वरी। क्योंकि देखो आपके ऑलरेडी आपका जो लोकल होस्ट होता है, आप क्या करते हो, जो लोकल होस्ट होता है अभी वो तो एक ही सिस्टम पे क्लाइंट और सर्वर हो चुका है। जैसे आप एंगुलर एप्लीकेशन रन करते हो, ठीक है, तो एंगुलर एप्लीकेशन रन करते हो तो सर्वर का मतलब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके पास वो एबिलिटी होती है कि वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल क्लाइंट से रिक्वेस्ट ले सके और उसको रिस्पॉन्स दे सके। और यहाँ पे जैसे हम एंगुलर सर्वर रन करते हैं, जैसे ng सर्व कमांड का इस्तेमाल करके, तो आपका सर्वर ऑन होता है लोकल होस्ट 4200 पे, डेवलपमेंट सर्वर। तो यहाँ पे आपकी एक ही मशीन पे आपने सर्वर बनाया है और आप इसको रिक्वेस्ट भेजते हो कहाँ पे, ब्राउज़र से। तो ब्राउज़र क्या है, आपका क्लाइंट है। तो ये क्लाइंट एंड सर्वर एक ही मशीन पे हो गए आपके, और उसको लोकल होस्ट इसलिए कहा जाता है कि आपका सर्वर होस्ट है कहाँ पे, आपके लोकल मशीन पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लोकल होस्ट। ओके, तो एक ही मशीन पे आप सर्वर और क्लाइंट बना सकते हो। सर्वर इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक्चुअली। ओके, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जैसे झैम्प है, वैम्प है, IIS सर्वर है, अपाचे टॉमकैट है, कोई भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। सो राइट नाउ हियर, एचटीटीपी पे इंटरनेट की जरूरत होती है, तो मतलब इनके समय ऑफलाइन चलाना है तो भी हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करें? यस ऑब्वियसली, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम एक ही मशीन के ऊपर लोकल होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क जो होता है हमारा नेटवर्क, अब ये जो HTTP काम करता है, यहाँ पे दो तरीके के नेटवर्क है। ओके, जैसे एक होता है वायरलेस नेटवर्क और दो होता है इथरनेट, ठीक है। अब इथरनेट का मतलब ये होता है कि आप किसी डिवाइस को मतलब इससे कनेक्ट करते हो, वायर्ड से कनेक्ट करते हो, ठीक है। और वायरलेस मतलब क्या है कि आप कोई भी वायरलेस मीडियम यूज़ कर सकते हो, जैसे नॉर्मल यूज़ होता है हमारा वाईफाई वगैरह चलता है, वायरलेस होता है, तो आप वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ओवर द नेटवर्क मतलब नेटवर्क आपका कोई भी हो सकता है, वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। ओवर द नेटवर्क दो क्लाइंट और सर्वर के बीच पहले कनेक्शन होना ज़रूरी है, मतलब दोनों के अंदर कुछ डेटा ट्रांसमिशन करने का मैकेनिज्म ऑन होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्लाइंट और सर्वर उसके ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP। विदाउट HTTP नेटवर्क होने के बाद भी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर आप बात करते हैं जैसे ब्राउज़र पे आप कभी भी देखते हो तो URL जब देते हो तो यहाँ पे HTTP इस तरीके से लिखा होता है, और इसके बाद ही सब चलता है आपका लोकल होस्ट 4200। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये मेरा कम्युनिकेशन जो हो रहा है, रिक्वेस्ट जो जा रही है, यहाँ पे ब्राउज़र को क्या बताया जा रहा है कि यू हैव टू यूज़ द HTTP प्रोटोकॉल। तो ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए वाले होते हैं, जैसे कि नॉर्मली HTTP प्रोटोकॉल C लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वहाँ पे प्रोग्राम होता है ब्राउज़र के अंदर, और उस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके आपकी रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर को। तो यहाँ पे सर्वर का डिटेल एड्रेस होना चाहिए, ताकि उस एड्रेस पे जाके क्या होता है, वो रिक्वेस्ट सेंड होती है। ओके ओके ओके, सर। ठीक है। सर एक्चुअली म्यूट करो, आपका आवाज़ बहुत आ रहा है उधर से। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है। तो जब से भी सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को, तो उसी को कहा जाता है HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अगर बात आती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो आपको जो भी रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, तो वहाँ पे जैसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये वर्ड नहीं लगाना है, उसके आगे लगाना है HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स। तो आपको HTTP रेफर करना है, क्यों, ये स्टैंडर्ड है, और इससे पता चलता है कि आपके अंदर वो सुपीरियरिटी है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये नॉर्मल आर्किटेक्चर है।
अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके अंदर देखना है तो बहुत मतलब हमें बहुत सीखना पड़ेगा। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये डिटेल में पढ़ना है तो आगे बहुत कुछ चीज़ें है, ठीक है। तो अभी हम हमारा एंगुलर के रिगार्डिंग ही स्टार्ट कर देते हैं और एंगुलर के रिगार्डिंग ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसके अंदर बहुत टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो आप पढ़ते हो तो इट वुड बी द बेटर, ओके। लेकिन आप नहीं पढ़ते हो तो एंगुलर पढ़ो और ये सपोर्टिव चीज़ें जो है ये आप पढ़ाई करके खुद इसको अडॉप्ट कर लो, ग्रास कर लो, तो ये आपके लिए ऑलवेज बेहतर साबित होगा, ठीक है। सो अभी नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, अभी थोड़ा मैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो HTTP के अंदर कहाँ लटक जाते हैं, चाहे वो सर्वर डेवलपर हो या फिर क्लाइंट साइड डेवलपर हो। उनके लिए सबसे हेडा का काम होता है दो चीज़ें, ओके। सबसे हेडैक का काम होता है, जो भी डेवलपर काम करते हैं यहाँ पे हम हेडैक बोल सकते हैं उसको। नंबर एक होता है डेटाबेस इंटीग्रेशन, ठीक है, एक होता है डेटाबेस इंटीग्रेशन और नंबर दो होता है यहाँ पे API इंटीग्रेशन, HTTP API इंटीग्रेशन। HTTP मतलब हम उसको बोल सकते हैं सर्वर API इंटीग्रेशन बोला जाता है उसको। ओके, सर्वर API इंटीग्रेशन। अब ये दो चीज़ें होती है, यहाँ पे भी लटक जाते हैं, सब लोग लटक जाते हैं, ओके। अब ये दो चीज़ों को थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आ सके जब आप कंपनी में काम करोगे या फिर इंटरव्यू में आपको आंसर देना है। तो इसके ऊपर अल्टीमेट जो चीज़ें वो बताऊंगा, चाहे इंटरव्यू कितना भी घिस ले आपको फेल करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप सब सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस, टाइम और थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो एक लेक्चर की बात नहीं कि एक लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर इस तरीके से पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, और रही बात एक लेक्चर की तो एक लेक्चर में पूरा एंगुलर भी ख़त्म कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी थोड़ा मैं यहाँ पे अभी डेटाबेस के बारे में तो कोई कंसर्न नहीं है आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट इज द सेम। तो अभी हम बात करेंगे इसकी नहीं, हम बात करेंगे API इंटीग्रेशन की, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है API इंटीग्रेशन, API इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। सबसे पहले आप इंटरव्यूअर आपको एक बोल सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन API एंड लाइब्रेरी। कोई बता सकता है मुझे इसके अंदर क्या डिफरेंस है? हम हर वक्त बोलते हैं API इंटीग्रेट करना है, तो कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि क्या मैं लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर सकता हूँ सर्वर की। हम API क्यों बोलते हैं इसको, तो ये भी एक आपको इंटरव्यू में ट्रैक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर मतलब कितनी अच्छी तरीके से आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, ठीक है। अगर कंसेप्चुअल, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब लोग रट लेते हैं यहाँ पे, API, ये गेट रिक्वेस्ट, पोर्ट रिक्वेस्ट, ये सबका एक पैटर्न बना है। अगर आपको थोड़ा उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो कोई बता सकता है मुझे डिफरेंस बिटवीन API एंड लाइब्रेरी? यस, किसी को क्या लगता है इसके बारे में? API हम किसे बोलते हैं, लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें का डिफरेंस नहीं पहचान पाते कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। लेकिन आप जब काम करते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई होना ज़रूरी है, ताकि आप उस चीज़ को सिर्फ कोडिंग के द्वारा नहीं तो कंसेप्चुअली आपको पता होना ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। चाहे टेक्नोलॉजी कौन सी भी हो, डजेंट मैटर, बट कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो इम्प्लीमेंटेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, ओके। कोडिंग का कोई मसला है नहीं, अभी कोड तो ChatGPT भी आपको बना के देगा, ओके। तो उसका कोई मसला है नहीं, मसला ये है कि कॉन्सेप्ट का मसला है कि हम कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझ पा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम AI से भी काम किस तरीके से करवा के ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम दो चीज़ें यहाँ पे हम बना के मैं आपको बताऊँगा लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है और API का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी होती है यहाँ पे, सबसे पहले लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि ये एक इनबिल्ट कोड होता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है कोड और उसको अलग अलग लैंग्वेज के फीचर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं तो इनबिल्ट प्रोवाइडेड कोड
यूज्ड बाय लैंग्वेज, ए ठुमक ठुमक कौन है, यूज्ड बाय लैंग्वेज टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ओके, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करना है, क्योंकि हर एक लाइब्रेरी का अपना अपना स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है। जनरल इसको आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये वर्ड जो होते हैं, ये भी वर्ड बहुत मैटर करते हैं जब इंटरव्यू में आप बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि एक इनबिल्ट कोड प्रोवाइड किया गया है, ये काम टास्क कंप्लीट करने के लिए, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो कोड क्या करता है, काम को पूरा करता है। तो उसके लिए अलग अलग फीचर्स यूज़ किए गए हुए कोड करने के लिए। तो फीचर्स आर यूज तो यहाँ पे कुटले कौन से फीचर यूज़ किए जाते हैं, जैसे लैंग्वेज की मान लो आपका एंगुलर है, टाइपस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्लास का इस्तेमाल करके अलग अलग क्लासेस बनाए जाते हैं जिसके अंदर आपका कोड होता है ऑलरेडी, आप उसका इस्तेमाल करके यूज़ करके काम पूरा कर सकते हो। या फिर कोई आपको इनूमरेशन प्रोवाइड किया जाता है, इनम, तो इनूमरेशन भी एक क्या है और टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ लाइब्रेरी एपीआईज बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, आप फंक्शन का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, एक इनबिल्ट कोड बना सकते हो, और उस फंक्शन को बार बार यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो देयर इज अ वॉट एवर फीचर प्रोवाइड बाय द लैंग्वेज टू डेवलप द कोड। सो एपीआई जो होता है, मतलब लाइब्रेरी होती है, उसका इस्तेमाल करके वो कोड बनाया जाता है और वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आप उसको एक्सेस कर पाते हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है उसी को हम लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी को हम रिसोर्स भी बोल सकते हैं, मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें अलग अलग रिसोर्स चाहिए। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे जूस बनाना है, तो जूस बनाना ये मेरी प्रोसेस है, लेकिन उसको बनाने के लिए अलग अलग रिसोर्स टूल्स चाहिए हमें, जैसे कि मिक्सर है, ग्राइंडर है, पतीला है, जो चीज़ें, तो ये टूल भी मैटर करते हैं। तो ये लाइब्रेरी मतलब यू कैन, आप इसको एक टूल भी समझ सकते हो कि एक टूल जैसा ही काम करता है, रिसोर्स जैसा, कि आपको जो काम करना है खुद करने से बेटर है कि ऑलरेडी जो है उसको उठाओ और उसका यूज़ करके काम करवा के लो। तो इस तरीके की जो चीज़ है उसी को लाइब्रेरी कहा जाता है। और जो भी लैंग्वेज, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी जो कहा जाता है लैंग्वेज को, मतलब वो लैंग्वेज ने ऑलरेडी आपको इस तरीके की लाइब्रेरी इनबिल्ट कोड प्रोवाइड किया है कि आप कौन सा भी आपको स्टैंडर्ड काम करना है तो उसके अंदर अवेलेबल है। तो जैसे यहाँ पे पाइथन बोला जाता है, तो पाइथन ये एआई के लिए जो लैंग्वेज है, एआई के लिए पाइथन ही बोला जाता है। ऐसा क्यों है? ये थोड़ी ना है कि हम एआई सिर्फ पाइथन में कर सकते हैं, या तो हम जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं, या हम इसमें जावा में बना सकते हैं, गोलैंग में बना सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में बना सकते हैं। फिर एआई की बात आती तो पाइथन क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर ऑलरेडी लाइब्रेरी बना के रखा है, ऑलरेडी एआई के रिलेटेड लगने वाला कोड जो है जिसके ऑपरेशन करने के लिए वो ऑलरेडी उसके बना के अंदर उसके अंदर रखा हुआ है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एआई रिलेटेड फंक्शनलिटी करना है तो इनबिल्ट उसके अंदर मैकेनिज्म या फॉर्मूलाज है, या फिर इनबिल्ट लॉजिक अलग अलग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करके कोड बनाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पाइथन को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एआई करना है तो पाइथन में ही कर सकते हैं, यू कैन डू एआई इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, लाइब्रेरी मेकर एक अलग होता है कि जो खुद लाइब्रेरी बनाता है, और दूसरा एक होता है एक लाइब्रेरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, दूसरा होता है लाइब्रेरी कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर का काम क्या होता है कि लाइब्रेरी उठाना और काम करना। तो अभी ये जो पाइथन में एआई के बारे में पढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर नहीं है। इनको एआई का कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये एआई इंजीनियर है ही नहीं। क्योंकि एआई इंजीनियर को होता है कि वो लाइब्रेरी जो एल्गोरिथम को खुद डेवलप करता है यूजिंग मैथमेटिक्स, वो लॉजिक बनाता है एल्गोरिथम को और उसको एपीआई के जरिए इंप्लीमेंट करता है, मतलब लाइब्रेरी के फॉर्म में। अभी ये जो लाइब्रेरी के जो यूजर्स होते हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो वैसे पाइथन के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है एआई डेटा साइंस, तो वही कर रहे कि ऑलरेडी लाइब्रेरी है हमारे पास और उसको उठाओ और काम करवा के लो अपना, बस। तो ये यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो अभी चलो, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है पाइथन। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। अब बात आती है एपीआई की। अब तो एपीआई के बारे में अगर बात करें, एपीआई, तो एपीआई को क्या कहा जाता है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, इसके नाम में ही मतलब है, एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग है और इंटरफेस है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि देखो, हमारे पास प्रोग्राम होता है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है हमारी, कोड किया है, इसी को हम बोलते हैं जेएस कोड, ठीक है, या फिर टाइपस्क्रिप्ट का जो भी कोड है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोड है, फाइनली टाइपस्क्रिप्ट जेएस में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसका जेएस का कोड है। अभी जेएस के कोड को मुझे एग्जीक्यूट करना है यूज़र के थ्रू, तो यूज़र उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि यूज़र को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ इंटरफेस चाहिए जिसका यूज़ करके वो कमांड दे सके जेएस को। तो इसलिए जेएस इस्तेमाल करता है एचटीएमएल का, क्योंकि एचटीएमएल का मेन पर्पज़ तो वही है कि हमें यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना और जिसके ज़रिए हम कमांड लेके बैक जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इंटरनली अगर बात आती है कि जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का जो कनेक्शन है, रिलेशन है, यही रिलेशन है कि एचटीएमएल के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को इनपुट दे सकते हो और जावास्क्रिप्ट का जो भी आउटपुट है वो एचटीएमएल के थ्रू यूज़र को दिखा सकते हो, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसलिए जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का जो डॉम बनाया गया है उसी को इंटरैक्टिव वेब पेज बोला जाता है। तो यहाँ पे जेएस के अंदर हमें इनपुट देना है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, तो हम इनपुट ले सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विदाउट एचटीएमएल कैन यू गेट द इनपुट इन जावास्क्रिप्ट? आंसर इज यस, बिकॉज क्या उसका आंसर है, आपको क्या किए दिए गए, पॉपअप प्रोवाइड किए गए, पॉपअप। अब ये पॉपअप जो है, जैसे यहाँ पे अलर्ट है, तो अलर्ट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का आउटपुट दे सकते हो यूज़र को विदाउट यूजिंग एनी एचटीएमएल कोड, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इनपुट ले सकते हो विदाउट यूजिंग एचटीएमएल की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्टली ले सकते हो। और उसके बाद ये कन्फर्म, ये 3 पॉपअप आपको दिए वाले, ये 3 पॉपअप के ज़रिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट यूज़र से इंटरेक्ट होके इनपुट लेता है। तो यहाँ पे उसको एचटीएमएल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी आपको इस तरीके पूछा जा सकता है कि सच में ज़रूरत है क्या हमें, कि एचटीएमएल की सच में ज़रूरत होती है। तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो। आप सिर्फ टेक्स्ट में इनपुट आउटपुट लेना चाहते हो तो देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द एचटीएमएल। बट अगर आप फाइल प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 3 पॉपअप सफिशिएंट नहीं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट। सो राइट नाउ यहाँ पे जो एचटीएमएल यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एज ए इंटरफेस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड यूज़र, ओके। तो ये होता है इंटरफेस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड यूज़र, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल, और यहाँ पे आता है हमारा यूज़र, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये प्रोसेस एक्चुअली यही प्रोसेस होती है हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर। एचटीएमएल पेज है जिसका यूज़ करके हम यूज़र को एक इंटरफेस दिखाते हैं जिसका यूज़र उससे इंटरेक्ट होता है, कुछ कमांड देता है और हमें उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है, तो वो एचटीएमएल के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को कमांड दी जाती है और फिर जावास्क्रिप्ट का जो भी रिजल्ट है एचटीएमएल के ज़रिए यूज़र को यहाँ पे दिखाई दिया जाता है, ओके। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एचटीएमएल जो होता है ये होता है इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड जावास्क्रिप्ट, ओके। अगर बात आती है एचटीएमएल की तो ये इंटरफेस होता है यूज़र एंड जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट एचटीएमएल की जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो सेम हियर अगर बात आती है एपीआई की, तो एचटीएमएल ये आपका एपीआई होता है, ओके। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसको मैं एपीआई टेक्निकली नहीं, जस्ट लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एचटीएमएल है इसको हम एपीआई कह सकते हैं। क्यों कि हमारा मेन मोटिव क्या है, ये यूज़र को जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इसके लिए उसको थर्ड पार्टी की ज़रूरत है कि वो उसके ज़रिए उसको करेगा इंटरफेस की, मतलब वो क्या करेगा, डायरेक्टली एचटीएमएल से कॉन्टैक्ट करेगा और एचटीएमएल के थ्रू जेएस से कॉन्टैक्ट होगा। तो इसी को कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। अब ये है जीयूआई बेस। तो जीयूआई बेस में क्या होता है कि हम यूज़र खुद एक्शन परफॉर्म करके इवेंट जनरेट करके जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने एपीआई कहा है, लॉजिकली कहा है, टेक्निकली ये एपीआई का एग्जांपल नहीं है, ओके। लॉजिकली मैंने रेफरेंस दिया है कि इस टाइप का सिनारियो है, इसी को हम एपीआई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई एचटीएमएल यहाँ पे एपीआई एज ए एपीआई वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली अगर कंक्लूजन की बात आती है तो मान लो यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे दूसरा पर्सन है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच मुझे कम्युनिकेशन करना है लेकिन हम कर नहीं सकते। ये कम्युनिकेशन तीसरा आदमी है जो कि उस दोनों का कम्युनिकेशन करवा के देता है और ये तीसरा है, ये इंटरफेस है, इसी को कहा जाता है एपीआई, इसी को कहा जाता है एपीआई। अब इसको एपीआई क्यों कहा गया है कि इसको सिर्फ इंटरफेस क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि इसको एपीआई इसलिए कहा गया है कि दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम थर्ड प्रोग्राम,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब दो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे ये प्रोग्राम ये है और ये प्रोग्राम भी है, दीज आर द प्रोग्राम बी। अब प्रोग्राम ए को प्रोग्राम बी से कुछ कमांड देनी है, उससे कुछ काम करना है। मतलब प्रोग्राम बी ने क्या किया है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए और प्रोग्राम ए को उस सर्विस को कंज्यूम करना है, तभी जाके कुछ कम्युनिकेशन होता है। नहीं तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही है नहीं कि मेरा तुझसे कुछ काम नहीं है तो मैं फिलहाल ऐसे ही तेरे पास आ जाऊँ। वो तो सिर्फ हमारे ह्यूमन के अंदर होता है कि बिना काम के भी लोग एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। टेक्निकली दो चीज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करिए, मतलब कोई तो भी सर्विस प्रोड्यूस करता है और कोई तो भी उस सर्विस को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे प्रोवाइडर यानी कंज्यूमर, यही रिलेशनशिप होता है। और कोई प्रोड्यूस करता है और कोई उसको कंज्यूम करता है, इन दोनों में जो होता है उसी को कहा जाता है इंटरैक्शन। ओके, तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन हो रही है, मतलब कोई कुछ भेज रहा है और कोई कुछ ले रहा है, तो दैट्स कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन। सो राइट नाउ अभी GUI बेस्ड जो प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का कोई कंसेप्ट नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम ह्यूमन है, तो हम किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कमांड दे रहे हैं उस प्रोग्राम को। लेकिन हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, मतलब अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी होती है और दोनों के अंदर भी प्रोग्राम है। तो जैसे मान लो ये मेरा प्रोग्राम ये है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम ये है मेरा, ये बना है मेरा जावास्क्रिप्ट में, और ये प्रोग्राम बी बना है मेरा Node.js में, सर्वर प्रोग्रामिंग है, Node.js है। ओके, प्लेटफॉर्म बदल गया, प्रोग्राम बदल गया, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज भी सेम यूज करते तो नो मैटर, प्लेटफॉर्म बदल गया वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्टी डिफरेंट है, ये पार्टी अलग है, ये पार्टी बी है और ये पार्टी ए। अभी दो पार्टी के बीच कम्युनिकेशन करना है, तो मान लो Node.js की जगह हम इसको जावा कंसिडर करते हैं कि जावा के अंदर हमने API बना है, जावा का एक प्रोग्राम है, और ये हमारा दूसरा कौन सा है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। अभी हमें क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को जावा के प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात GUI की नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ह्यूमन की बात नहीं हो रही है कि ह्यूमन खुद आके बटन क्लिक करेगा तभी कुछ एक्शन होगी, कुछ कोड रन होगा, इसकी बात हो ही नहीं रही। यहाँ पे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दूसरे की सर्विस कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन ये है और ये एप्लीकेशन भी है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए एक इंटरफेस है और इसी को कहा जाता है API, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारा प्रोग्राम ये है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, दूसरा जावा का प्रोग्राम है, लेकिन डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट जावा के प्रोग्राम को कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए बीच में एक प्रोग्राम ला के रखा है, थर्ड प्रोग्राम है प्रोग्राम C। तो ये प्रोग्राम के अंदर वो एबिलिटी है कि वो जावास्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट ले सके और उस रिक्वेस्ट को जावा को समझ में आए उस फॉर्म में कन्वर्ट करके जावा को भेज सके, तब जाके ये दोनों का कम्युनिकेशन होता है। और ये बीच में का जो होता है इसी को कहा जाता है API। ओके, तो API का ये कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स है, दोनों को एक दूसरे की सर्विस लेनी है, लेकिन वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई उनको एक ऐसा एक थर्ड चीज़ चाहिए कि जो दोनों को क्या करेगा, दोनों का कम्युनिकेशन बनाए रखेगा, तो उसी को कहा जाता है API। ओके, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे और एक इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि भाई API की ज़रूरत क्यों होती है, क्या मैं एप्लीकेशन एंगुलर का एप्लीकेशन जो है वो मैं विदाउट API नहीं बना सकता क्या? ओके, अगर आप प्रोजेक्ट करते हो या फिर कोई भी चीज़ है तो API की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन फायर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्निकली पूछा जाए कि बोलो HTTP मेथड कैसे कॉल करते हैं, ये अभी वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है कि आपको कोई बोलेगा कि बोलो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, बिकॉज दे नो, एवरीबडी ऑलरेडी नो दैट। कहीं पर भी जाओगे तो वो सिखाया जा रहा है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करो, फिर उसके बाद सर्विस ले लो, फिर रिक्वेस्ट फायर करो, ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, सब्सक्राइब करो, खत्म विषय। ये तो पैटर्न सब कुछ है। आप इंटरव्यू बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ करो कि बंदे को आना नहीं चाहिए। ओके, तो इंटरव्यू में आप फेल होते तो ये डज नॉट मीन कि आपको नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये कि वो डिपेंड करता है उसके माइंडसेट पे, कि वो किस माइंडसेट से आ रहा है, कि उसका माइंडसेट अलग अलग होता है। ओके, जैसे कि वो आपको ऐसा कुछ पूछना चाहता है कि वो आपको नहीं आना चाहिए, या फिर कोई ऐसा होता है कि चलो भाई इसको जो आता है वो देख लेंगे हम, और अगर लेडीज़ आती है तो समझना भाई गए काम से,
50% आप फेल। ओके क्योंकि लेडीज़ का जो माइंडसेट होता है वो इस तरीके का होता है कि सब सेम नहीं होते, क्योंकि आज तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए मुझे मैंने उसमें एक्सपीरियंस लिया है कि उनका माइंडसेट ये होता है कि वो सुनना नहीं चाहती, वो क्या बोल रहे क्या उसको सिर्फ इतना पता होता है कि मैं इसको ऐसा कुछ पूछूं कि इसको आना वो नहीं आना चाहिए इसको। मतलब आई एम उससे थोड़ा बढ़िया मैं हो चुका हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर अगर वो दे रहा है तो कोई मज़ा नहीं आ रहा यार। ओके तो कुछ ना कुछ ऐसा लगना चाहिए कि दैट्स ए इंटरव्यू हैपन। ओके तो इस हिसाब से मैंने फेस किया है। आई डोंट नो सबको एक्सपीरियंस आया है या नहीं आया है, बट मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस लिया है सारी चीज़ों का। ठीक है, सो बैक टू द पॉइंट हियर। अभी आपको ये तो सीन आपको क्लियर हो गया, एपीआई क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है। तो लाइब्रेरी जो होती है वो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है, जिसका यूज आप सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। लेकिन एपीआई का मतलब ये होता है कि एक डिफरेंट जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए थर्ड प्रोग्राम बनाया जाता है, उसी को एपीआई कहा जाता है। और उसी के थ्रू ही काम होता है, उसके थ्रू काम होता ही नहीं है। लेकिन यह लाइब्रेरी को ऐसी थर्ड प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। जावा लाइब्रेरी तो जावा में ही वर्क होगी, वो लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट में नहीं वर्क होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एपीआई राइट नाउ। अभी ये तो सीन पहले एपीआई का हो चुका है। अभी सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि चलो मान लो भाई आप बोलते हो मैं एचटीटीपी पे काम करता हूँ एंगुलर पे, तो क्या ज़रूरत है, जो भी फुल स्टैक कोर्स होता है हमारा फुल स्टैक, यहाँ पे इसका जो आर्किटेक्चर बनाया है यहाँ पे फ्रंट एंड बनाया गया है। ठीक है, फ्रंट एंड, दूसरा बनाया गया है सर्वर, और तीसरा बनाया गया है डेटाबेस। ओके तो ये जो एप्लीकेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर बनता है यहाँ पे इसी को हम 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। 3 टायर। ठीक है, 3 टायर और एन टायर आर्किटेक्चर भी हमारा इसे बना सकते हैं। एन टायर मतलब माइक्रो सर्विसेज, आप माइक्रो सर्विस यूज करते हैं मतलब एन टायर आर्किटेक्चर यूज करते हो आप। ठीक है, सो नॉर्मली हमारा जो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं मोनोलिथिकल एप्लीकेशन। ओके ये होता है मोनोलिथिकल एप्लीकेशन, मतलब जिसके अंदर ही हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एप्लीकेशन कंपोनेंट है ये तीनों के अंदर ही सब दबा दबा के रखते हैं और एक ही प्रोजेक्ट हमारा सब जगह पे वो चलाते हैं। ठीक है, तो चलो ये अब हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब इसके बारे में बोलूँ तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन हमें उतना नहीं करना है। ठीक है, जो रिक्वायर है उतना कर देना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे ये 3 टायर आर्किटेक्चर बना है, तो जब भी कोई बंदा 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम करता है, ठीक है, तो उसको सर्वर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत लगती ही लगती है। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, फ्रंट एंड, दूसरा है सर्वर और तीसरा है डेटाबेस। ठीक है, तो फिर हमें ये एपीआई सर्वर ये झमेला करने की क्यों ज़रूरत है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर ये होता है कि फ्रंट एंड जो होता है ये रन होता है किसके ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर। तो क्लाइंट का मतलब कौन होता है, एनी प्रोग्राम एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ऐसा नहीं कि एक सर्वर भी क्लाइंट हो सकता है, जो रिक्वेस्ट सेंड करता है वो ऑलवेज क्लाइंट होता है, और जो रिक्वेस्ट लेता है वो ऑलवेज सर्वर होता है। फिर एक सर्वर दूसरे सर्वर को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो जिसने रिक्वेस्ट भेजी वो क्लाइंट होता है उस सर्वर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्लाइंट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक क्लाइंट एजेंट होते हैं, हम उसको एजेंट बोलते हैं, क्लाइंट एजेंट। ठीक है, या फिर एचटीटीपी क्लाइंट बोला जाता है उसको, क्लाइंट एजेंट या फिर एचटीटीपी क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट एजेंट, इसको यूज़र एजेंट बोलते हैं, सॉरी यूज़र एजेंट। अब यूज़र एजेंट का मतलब क्या होता है कि आप यूज़र जो है आप रियल लाइफ में एजेंट होता है, एजेंट का मतलब क्या होता है कि उसके थ्रू कुछ काम करते हैं, उसको एजेंट बोलते हैं। इसे भी यहाँ पे यूज़र एजेंट, मतलब यूज़र एजेंट क्या है, यूज़र का काम करने के लिए बीच में एक एजेंट है जिसके थ्रू काम होता है सब कुछ। और वो एजेंट मतलब कौन होता है, हमारा ब्राउज़र। ठीक है, तो जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, तो आप जो उसके नेटवर्क टैब के अंदर देखो, जैसे भी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है तो रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है तो क्या डेटा आ रहा है, तो वहाँ पे आपका यूज़र एजेंट मतलब ब्राउज़र की डिटेल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्राउज़र। ठीक है, लेकिन आप कभी कभी बोलते हो कि सर हम एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड ऐप के अंदर ब्राउज़र तो नहीं होता है। ठीक है, तो ब्राउज़र ऐप से भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके अंदर ब्राउज़र नहीं होता तो क्या हो, उसके अंदर तो एचटीटीपी क्लाइंट होता है ना,
HTTP क्लाइंट मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके अंदर HTTP क्लाइंट की सारी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर होता है, तो वो भी एक क्लाइंट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे जो आपका आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो थ्रू भेजते हैं यूज़र एजेंट के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ जब भी एक वेब का एक रूल है, वेब का एक रूल क्या है आज तक, जैसे अगर आप साइबर लॉ वगैरह आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें है, मैंने डिग्री में पढ़ा था साइबर लॉ। तो साइबर लॉ के अंदर एक रूल ये है कि अगर कोई चीज़ वेब पे या किसी क्लाइंट पे आती है तो इट मीन्स व्हाट, वो पब्लिक हो चुकी है, इसका आपका कोई अधिकार नहीं उसके ऊपर, आप कुछ क्लेम कर ही नहीं सकते या फिर आप कुछ कंप्लेंट कर ही नहीं सकते कि भाई मेरा एक फ़ोटो है और वो फ़ोटो गया कैसे, मतलब किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर किसी को लोड हुआ है फ़ोटो और उसने वो फ़ोटो डाउनलोड किया तो भाई ये कैसे किया है, तो ये कोई बात चलती नहीं है। मतलब जब भी आप किसी ब्राउज़र के ऊपर कोई वेबसाइट लोड होती है तो आपका डेटा आता है यूज़र एजेंट पे या HTTP क्लाइंट पे, तो वो ऑलवेज क्या होता है, पब्लिक होता है। तो जैसे भी आप पब्लिक होता है तो देखो आप नॉर्मली कोई भी वेबसाइट लोड करो और कंट्रोल S करो, उसकी सारी फाइल वहाँ पे डाउनलोड होती है। अगर आपको कोड देखना है क्लाइंट साइड का तो आप राइट बटन क्लिक करके देखो, सोर्स कोड दिखता है, सब कुछ, मतलब देयर इज नथिंग अ प्राइवेट, सब पब्लिक हो रहा है वहाँ पे। तो जहाँ पर चीज़ पब्लिक होती है वहाँ पे ऑलवेज बात आती है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, वनरेबिलिटी, ऐसा मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है उसमें, तो ठीक है, तो ये इसकी बात आती है। तो जो भी क्लाइंट होता है दीज आर द ऑलवेज नॉट ए सिक्योर, ठीक है। तो आप फिर बोलोगे यहाँ पे कि जो मेन पर्पज़ ये है कि क्लाइंट सर्वर डाटाबेस का, इसका मेन पर्पज़ ये है ये लेयर का कि हम एप्लीकेशन को वेब पे इस वेब बेस बना रहे ताकि सर्वर किसी भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और उसका रिस्पॉन्स लेके वो एप्लीकेशन की सर्विस यूज कर सकता है। दैट्स फाइन, ये एक आपका रीज़न है। अब दूसरा एक रीज़न है यहाँ पे कि चलो मान लो तो यहाँ पे ये सर्वर से क्या करता है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट क्लाइंट सेंड करता है और जो भी डेटा है यहाँ पे सर्वर से उसको मिलता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। लेकिन जब भी कभी कभी सर्वर की तो ज़रूरत ही नहीं होती हमें, क्योंकि हमें डायरेक्टली कुछ डेटा होता है, मान लो कि हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो हम डेटाबेस का यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्रंट एंड डेटाबेस को क्यों रिक्वेस्ट नहीं भेजता है, वो सर्वर को क्यों भेजता है, फिर सर्वर उसकी रिक्वेस्ट लेता है और फिर हमें रिस्पॉन्स देता है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं कि फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजे और डेटाबेस से रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्स दे दे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हो, अगर आप HTTP यूज़र एजेंट यूज़ करते हो जैसे ब्राउज़र वगैरह, तो फिर ब्राउज़र को डायरेक्ट डेटा के लिए डेटाबेस के लिए क्यों नहीं वो रिक्वेस्ट भेज सकता, सर्वर को, उसको पहले सर्वर को भेजनी पड़ती है, फिर सर्वर डेटाबेस के पास जाता है और वहाँ से रिक्वेस्ट डेटा लेता है और फिर फ्रंट एंड को देता है। इतना झमेला काहे को करने का, डायरेक्ट जो डेटा चाहिए फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस को रिक्वेस्ट दे देगा। आप बोलेंगे नहीं सर मुझे डेटा के ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं सर्वर का इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन प्रोग्रामिंग तो डेटाबेस के अंदर भी कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम सर्वर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सके। डेटाबेस के अंदर भी प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर APLs फॉर सब चीज़ें होती है, आप उसके अंदर भी कर सकते हो। फिर मतलब क्या ये चीज़ का, तो यहाँ पे बंदा फिर ट्रैक हो जाता है, अयो ये क्या हुआ बाबा, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना पड़ता है। तो ज़्यादातर इस सिनारियो को गिव अप कर देते। तो स्पेशली मैं थोड़ा ये HTTP चैप्टर शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था ताकि हमारी थीम क्लियर हो सके बाकी चीज़ों में, ठीक है। सो अभी इसका मेन पर्पज़ ये है, सबसे पहला ये पर्पज़ है कि जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट ये रन होती है किसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर रन होती है, ठीक है। तो ब्राउज़र इसका क्या है, एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो ब्राउज़र ही एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, जो भी कंप्यूटर के अंदर हम ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे हर एक कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ है, मैक OS है या लिनक्स है, ठीक है, या एंड्रॉयड भी है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़र को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। तो ये जो OS है, OS क्या करता है कि ब्राउज़र को क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है।
बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होते हैं ओएस। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि ओएस ब्राउज़र को उतना भाव नहीं देता है, पहली चीज़ मतलब उतना क्लोज नहीं रखता है, भाई थोड़े काम है तेरा, उतना काम है, चल निकल यहाँ से, ओके तेरे को उतना भाव नहीं देंगे हम। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे भी आप कभी किसी फाइल को डाउनलोड करते तो आपको कभी मतलब इंटरनल आपका फाइल सिस्टम जो है, जैसे आप कोई किसी फाइल को आप ब्राउज़र से डाउनलोड कर रहे हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन देता है क्या वो ब्राउज़र आपको कि आप सी ड्राइव में या डी ड्राइव में डाउनलोड करो? नहीं, उसका एक फिक्स फोल्डर है डाउनलोड, उसके अंदर ही वो डाउनलोड कर देता है डायरेक्टली। ऐसा कोई चॉइस देता है क्या आपको कि नहीं इस फाइल को आप इस ड्राइव में रखो, उस ड्राइव में रखो? नहीं रखता है। ओके, मतलब ये क्या होता है कि जैसे भी आप किसी ब्राउज़र के ऊपर कोई भी वेबसाइट लोड करते हो तो देयर विल बी नो गारंटी कि किस टाइप का कोड आ जाएगा ब्राउज़र के ऊपर, और जैसे वो रन होगा तो इंटरनली हमारा सिस्टम क्रैक हैक हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर कम्युनिकेशन हो गया तो ख़त्म, सिस्टम क्रैश। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही वो पावर होती है, सारे कोड होता है, उससे हार्डवेयर को किसी भी तरीके से नचाया जा सकता है। अगर कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दोस्ती कर लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मनचाहे काम करवा के ले सकता है तो वो आपका कंप्यूटर गया काम से। ओके, तो आपका सिस्टम हैक होने में सबसे बड़ा रोल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि बहुत सारी सिक्योरिटी टाइट बनाता है कि किसी के भी साथ दोस्ती नहीं करता, सबको अपनी अपनी जगह पे रखता है। ओके, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर रिसोर्सेस होते हैं, तो हार्डवेयर रिसोर्सेस को एक्सेस करने का प्रोग्राम सिर्फ ओएस के पास होता है। कोई प्रोग्रामिंग हार्डवेयर को एक्सेस करने का प्रोग्राम नहीं बनाती, वो ओएस की सर्विसेज यूज़ करती है। इसलिए तो जावा आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जावा वर्चुअल मशीन विंडोज़ के लिए अलग होती है, लिनक्स के लिए अलग होती है, मैक ओएस के लिए अलग होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग के सिस्टम के हिसाब से वो उसको कम्युनिकेट करती है, भाई तेरा एपीआई क्या है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करती है जिसका यूज़ करके कम्युनिकेट किया जाता है। फिर वहाँ पे कर्नल बिर्नल सब इंस्पेक्टर वो सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे हमें उसके डीप में नहीं जाना है, अगर जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। सो बैक टू पॉइंट हियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन देती है ब्राउज़र को। मतलब जो भी वेबसाइट ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है, तो मान लो कोई एक गलत वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे danger.com, ठीक है, danger.com, आपने इस वेबसाइट को लोड किया और जैसे भी ये वेबसाइट लोड हुई आपके ब्राउज़र के अंदर तो कुछ ना कुछ पेज दिखेगा आपको। अब इस पेज के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट का मैलिशियस कोड है, मतलब वो आपके फाइल सिस्टम के अंदर जाएगा और सारे फाइल निकाल के क्रैश कर देगा, तोड़फोड़ कर देगा कुछ, तो कितना दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ब्राउज़र को फाइल सिस्टम का इंटरनल प्रोसेस का कोई एक्सेस देता ही नहीं है। तो आप कितना भी जावास्क्रिप्ट वहाँ पे नाचे या कुछ भी करे, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक्सेस ही नहीं मिलता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का नहीं मिलता है, कुछ नहीं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल होता है, यहाँ पे कर्नल, तो कर्नल के अंदर जो चार चीज़ें होती है वही ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करती है। एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 2 होता है मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 3 होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, और नंबर 4 होता है डिवाइस मैनेजमेंट। और ये चार मॉड्यूल एक साथ जब आते हैं, मेन मॉड्यूल होते हैं, और उसी को बोला जाता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल बोला जाता है, यही मेन होता है सबसे, क्योंकि इसी के बेस से आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। फिर जैसे हम लिनक्स जो है, जैसे हम बोलते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई लिनक्स ओएस नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है एक्चुअली, जिसके अंदर ये चार चीज़ें इंप्लीमेंट की गई। फिर लिनक्स का अलग अलग यूज़ होता है, जैसे आपका उबंटू है, उबंटू अलग बना, रेड हैट अलग बना, एंड्रॉयड अलग बना, उसके बाद आपका सेंट ओएस अलग बना, उसके बाद आपका डेबियन अलग बना। तो ये क्या है, अब ये सब तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर लिनक्स क्या है, एंड्रॉयड भी लिनक्स है, रेड हैट भी लिनक्स है, सब फिर लिनक्स है क्या, तो लिनक्स एक्चुअली कर्नल है एक्चुअली, जिसके अंदर वो कोर फंक्शनलिटी है। आप हर एक कोई करता है, उसका कर्नल लेता है, उसके अंदर अपना कुछ ऐड करके अपना खुद का ओएस बना लेता है, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स है, ठीक है, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर करना है तो मुझे बोलो, मैं आपको शाबाशी दूंगा अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। सो नो वरी, देवानंद बहुत हंस रहा है, लगता है आप घर जाके दूसरा ओएस बना लेगा, है ना।
तो ठीक है, तो इस तरह का एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें से कोई भी मॉडल को अगर कोई इसके अंदर कम्युनिकेट कर पाता है तो मतलब वो आपके सिस्टम की सारी धज्जियाँ उड़ा सकता है, वो ख़त्म कर देता है सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे मॉडल को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, जावास्क्रिप्ट को इसका एग्जिस्ट मतलब इसको जावास्क्रिप्ट को इसके आसपास भनकने भी नहीं देता है, इसको कुछ नहीं करने देता है इसको। उसके लिए जो फिक्स ऑपरेशन है वही एक्सेस देता है। इससे क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट अगर लोड करते हो तो क्या होता है कि उस वेबसाइट का कोई भी मैलिशियस कोड है तो वो आपका सिस्टम के अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, आपका सिस्टम सिक्योर होता है। ठीक है, तो ये वेब स्टैंडर्ड में आता है। वेब के स्टैंडर्ड होते हैं कि आप कोई भी वेब सिस्टम बना रहे हो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी होता है, उसको अप्रूव करके ये सारी चीज़ें बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर नहीं जाना है। अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मास्टर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सो लर्न द ओएस। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये लर्न करो आप। हमने कॉलेज में पढ़ा था तब का मुझे याद है ये, अभी मैं इसके ऊपर पढ़ता नहीं, लेकिन जब मैं ओएस पढ़ा तब मुझे चीज़ें समझ में आई, क्योंकि ओएस ही हमारे प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ओएस का ही यूज़ होता है। अगर आप ओएस को अच्छी तरीके से समझ पाते हो, इट मीन्स नॉट यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, चलेगा। अब यहाँ पे इतना कंसेप्ट तो पता चला कि जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको कोई एक्सेस है ही नहीं है हमारे किसका, कंप्यूटर का। तो अभी बात कर लो कि मान लो कि हम ऐसा कर नहीं सकते क्या कि हमारा एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस हमारे सिस्टम के अंदर डेटाबेस सर्वर जो है, डेटाबेस सर्वर, ओके, इसको स्टोर करेंगे, मतलब डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर डेटाबेस बनाएंगे और हमारे जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली लोकली कनेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। क्यों? जब बात आती है डेटाबेस सर्वर की, ओके, तो डेटाबेस के आगे दो चीज़ इस्तेमाल होती है, डेटाबेस सर्वर ही कहा जाता है। अब इसको डेटाबेस सर्वर क्यों कहा जाता है, अब ये नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि अभी चीज़ें बढ़ती जाएंगी बहुत सारी। तो ठीक है, जो डेटाबेस सर्वर जो होता है यहाँ पे, ये रन होता है। आपने कभी मेमोरी मैनेजमेंट का अगर मॉड्यूल देखेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट का, ओके, मेमोरी मैनेजमेंट और एक प्रोसेस मैनेजमेंट, तो जैसे भी हमारा डेटाबेस रन होता है वो एक प्रोसेस बनती है वो इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे भी ये प्रोसेस होती है तो इसको भी एक पीआईडी होता है, प्रोसेस आईडी होता है, इसका एक मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आपको इंटरव्यू में ये भी पूछा गया तो गए काम से, बिकॉज बीइंग आईटी स्टूडेंट, आईटी इंजीनियर, ये बेसिक चीज़ें तो पता होना ज़रूरी है कि 32 बिट क्या है, 64 बिट क्या है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आता है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं, सॉरी, मेमोरी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आता है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो डेटाबेस हमारा एक रन हो रहा है, एक अलग उसका मेमोरी लोकेशन है, एक अलग प्रोसेस बन गया, उसका पीआईडी अलग है। तो जहाँ पर भी पीआईडी बदलता है मतलब वो प्रोसेस अलग हो गई। जावास्क्रिप्ट जहाँ पे रन हो रहा है उसका मेमोरी एड्रेस स्पेस अलग है, मेमोरी अलग है उसका सेगमेंटेशन, पेजिनेशन अलग है, और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी एक पीआईडी होता है, ये एक प्रोसेस बनती है। अब यहाँ पे बात आ गई कि ये प्रोसेस अलग है और ये प्रोसेस अलग है, तो एक प्रोसेस दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है वो इस एक्सेस ही नहीं देता जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट दूसरे प्रोसेस के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए जावास्क्रिप्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होता है। क्यों? उसको वो ऑथोरिटी नहीं दी वाली कि आप इसके कर्नल के जो कोड फीचर है उसके साथ खेल सको आप। ठीक है, तो इसलिए फिर जावास्क्रिप्ट के पास ऑप्शन क्या है कि भाई चलो, दुनिया में तो दो ही चीज़ होती है ना, आपको कोई काम करना है, मान लो आपके पास कोई टास्क है, आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो एक तो पहला ऑप्शन है कि अगर आपको आता है तो खुद करो कंप्लीट, अगर नहीं आता है तो किसी दूसरे से करवा के लो। ये तो हमारे ह्यूमन लाइफ का नेचर है, मतलब नेचर का ही रूल है ये कि काम करना है, खुद को नहीं आ रहा है तो दूसरे से करवा के ले, खत्म। फिर यहाँ पे यही सिनारियो काम आता है यहाँ पे। फिर जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, ठीक है भाई, तू मेरे को नहीं परमिशन दे रहा है ना, चलो मैं भी तेरे को मदद नहीं मांगूंगा। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे है डेटाबेस। अब ये दोनों के साथ तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैंने डेटाबेस के अंदर टेबल विबल बना के रखे, लेकिन जावास्क्रिप्ट डेटाबेस के साथ कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को अथॉरिटी नहीं है कि प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कनेक्शन बना सके। ठीक है, अब इसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट के पास ऑप्शन क्या है कि भाई काम तो मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा काम करूँगा कि ऐसा कौन है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस देती है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। मतलब ऐसा कौन है कि जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम उसका कर्नल का एक्सेस देती है।
तो मैं उसको ले बोलूँगा और उससे काम करो लेंगे, ज़रूरी नहीं कि मैं ही काम कर लूँ। ठीक है, जैसे हम किसी रिश्वत दे के काम करना चाहते तो भाई वो तो मेरा नहीं मानेगा, तो मैं उसका कोई नई आदमी देखूंगा और उससे काम करवा के लूँगा। तो सेम थिंग यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, चलो तू मुझे नहीं दे रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के ऑपरेटिंग सिस्टम किसको एक्सेस देता है कर्नल के साथ, मैं उसी के साथ काम करूँगा। मगर इस टाइप की जो भी लैंग्वेज होती है उसी को कहा जाता है नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज आपने सुना होगा, नेटिव लैंग्वेज वर्ड बहुत बार सुना होगा। नेटिव एप्लीकेशन है, नेटिव। अरे भाई है क्या नेटिव? एक्चुअली नेटिव का मीनिंग ही यही होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकती है उसी को नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जैसे हाइब्रिड एप्लीकेशन है, अब एंड्रॉयड ऐप हम हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड मतलब क्या है, वो अपने खेत में जवारी उसको, वो हाइब्रिड है या फिर क्या हाइब्रिड है ओके। और दूसरा होता है नेटिव ऐप, या हम बोलते हैं नेटिव ऐप है और हाइब्रिड ऐप है। हाइब्रिड ऐप के लिए हम यूज करते हैं जैसे कि फ्लटर यूज कर सकते हैं, फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, एंगुलर का यूज करना चाहते हो तो नेटिव स्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हाइब्रिड ऐप बनाते हैं। और नेटिव पे जाना है तो यहाँ पे यूज करो कोटलिन, जावा, iOS है तो स्विफ्ट यूज करो, ऑब्जेक्टिव सी है। सो दीज आर द नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। अगर ये जो है मान लो ये एंड्रॉयड के लिए, अगर आपको नेटिवली काम करना है आपके विंडोज़ के साथ या कुछ भी, तो वो विंडोज जावा को सपोर्ट करती है, सी को, C++, गोलैंग, पाइथन। ये क्या है, ये नेटिव लैंग्वेज है, मतलब इट हैज़ अ डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ करती है कि आप मेरे कर्नल जो है कर्नल को एक्सेस कर सकते हो, मेरे जो सिस्टम है जो रिसोर्सेस है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, मैं आपको सर्विस दे दूंगा। तो इस टाइप की जो भी लैंग्वेज होती है उसी को कहा जाता है नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, फिर अब जावास्क्रिप्ट नेटिव नहीं है क्योंकि उसको एक्सेस ही नहीं भाई, वो तो बोलते ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी हालत है जावास्क्रिप्ट की। तो फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि चलो भाई मैं फिर क्या करूँगा, ऐसी एक लैंग्वेज देखूंगा जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि अलाउ करेगा। फिर यहाँ पे सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट आता है, सर्वर साइड। अब सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट क्यों आता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट के ऊपर रन हो रही है और ऐसे मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, फिर उनको एक ऐसा सर्वर चाहिए जो कि मल्टीपल क्लाइंट की रिक्वेस्ट ले सके साइमल्टेनियसली और उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स दे सके। तो इसलिए वहाँ पे सर्वर का कंसेप्ट आ चुका है। फिर सर्वर प्रोग्राम बनाया गया है, उसके अंदर वो नेटवर्क रिलेटेड कैपेबिलिटी होती है, सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ठीक है, हम उसके बारे में भी उतना नहीं देखेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे हम यूज़ करें, मान लो कि जावा यूज़ करें, तो अभी हमारे ये प्रोजेक्ट में गोलैंग यूज़ करें हम, गोलैंग। ठीक है, अब गोलैंग लैंग्वेज है, उसके पास सारी अथॉरिटी है। फिर क्या होता है, डेटाबेस का जो भी काम है भाई, गोलैंग डेटाबेस और गोलैंग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गोलैंग जो है ये एक सर्वर प्रोग्राम के अंदर रखा गया है इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सर्वर बना है, इसका मतलब सर्वर का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट ले सकता है और जिसको देना है फॉरवर्ड कर सकता है। तो बस यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड हमारा है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे सर्वर को। तो यहाँ पे फिर सर्वर अलग अलग सर्वर है, तो अलग अलग सर्वर उस रिक्वेस्ट को ले लेंगे, उसके अंदर URI FRI क्या है वो दे देंगे, जो कि एग्जैक्ट मुझे कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है। और फिर ये गोलैंग को एग्जीक्यूट करेगा। फिर गोलैंग को अंदर समझ में आएगा कि ये रिक्वेस्ट मेरे लिए, मेरे इस फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए आई है, तो मैं वो फंक्शनलिटी कर लूँगा और वो आपको एज अ रिस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट को भेज देगा, मतलब ये क्लाइंट साइड को भेज देगा। तो इस वजह से आपको डेटाबेस के लिए गोलैंग की मतलब सर्वर प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और भी रीज़न है, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, क्योंकि जो भी क्लाइंट साइड पे होता है ब्राउज़र पे वो अनसिक्योर होता है, मतलब यूज़र उसका कोड देख सकता है, उसको डिबग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सेंसिटिव ऑपरेशन अगर क्लाइंट साइड पे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो भी आपको सेंसिटिव ऑपरेशन करना है आप सर्वर पे करो, वहाँ पे तो कोई देख नहीं सकता, सिक्योर है। एक रीज़न है सर्वर साइड पे ऊपर। सेकंड रीज़न है यहाँ पे हाई कंप्यूटेशन। हाई कंप्यूटेशन मतलब यहाँ पे जो कुछ हेवी टास्क होता है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग है, AI रिलेटेड है, डेटा साइंस रिलेटेड है, तो अगर आप वेबसाइट लोड करते हो किसी मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल की जान होती है कितनी, थोड़ी सी होती है ना, वो बेचारा इतना हेवी टास्क तो नहीं कर सकता। फिर जो भी हेवी टास्क है सर्वर के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और सिर्फ रिजल्ट ही भेजा जाता है क्लाइंट को। तो दीज आर द रीजन्स एक्चुअली कि दैट्स वाई सर्वर प्रोग्रामिंग आपको यूज़ करनी होती है, और इसलिए आपको क्या करना होता है, सर्वर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके आपको एंगुलर एप्लीकेशन के थ्रू जो फंक्शनलिटी है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। अभी यहाँ पे दिक्कत ये आती है सबसे बड़ा, कि मान लो कोई भी एप्लीकेशन बनता है
ओके, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर या कोई भी स्कैटर आर्किटेक्चर होता है, मतलब हमारे टोटल एप्लीकेशन के कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर दी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म और एरियाज, ओके, ओवर दी नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो अभी जैसे हमारा ये जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट की बजाय हम इसको एंगुलर रेफर करेंगे, ठीक है, एंगुलर। तो जावास्क्रिप्ट की बजाय हम इसको एंगुलर रेफर करेंगे ताकि आपको फिर समझ में आएगा, ये एंगुलर एप्लीकेशन है। ओके, अब ये जो एंगुलर एप्लीकेशन है, अब एंगुलर एप्लीकेशन से आपको पता चला कि मुझे सर्वर की ज़रूरत है, क्यों, हमने ऑलरेडी यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बताया आपको कि क्यों ज़रूरत है। उसके बाद ये होता है हमारा डेटाबेस, इस तरीके की चेन है। ज़रूर नहीं कि डेटाबेस नहीं भी हो सकता है किसी एप्लीकेशन के अंदर, नो वरी, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस है, यहाँ पे सर्वर है और यहाँ पे एंगुलर क्लाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है डेटाबेस को, डेटाबेस कनेक्शन रिक्वेस्ट, इस तरीके से काम चल रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, हमारे फंक्शनलिटी कंप्लीट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत फेस होती है कि एक पार्टी दूसरे अननोन पार्टी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि मान लो कि आप किसी अनजान शहर में गए हो, ठीक है, और आप वहाँ पे कोई किसी को पहचानते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है सखाराम है, यहाँ पे तुकाराम है और यहाँ पे चिंगी, ठीक है, ये 3 पर्सन है। यहाँ पे सखाराम, तुकाराम, चिंगी, ठीक है। अभी 3 पर्सन, ये तीनों भी एक दूसरे के साथ अनजान है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि अनजान लोगों से कम्युनिकेशन कैसे करे यार। अगर कुछ मिसमैच हुआ है तो कान के ऊपर थप्पड़ भी पड़ सकती है। वही चिंगी से कोई बात करने गया और उसको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है और कुछ भी चिंग चोंग चुंग बोल दिया और उसकी मीनिंग अलग निकली तो दे देगी कान के नीचे फटाक बोल के। तो दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि दिक्कत तभी होती है कि हम किसी अननोन पर्सन के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं। अगर नॉन पर्सन है तो दिक्कत नहीं होती। यही सीन यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे इसलिए डेवलपर फेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे सकाराम को कम्युनिकेट करने के लिए दिक्कत है तुकाराम से। क्यों? बिकॉज बोथ आर अननोन, और इसको दिक्कत है इसके साथ अननोन। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और यही चीज़ होती है हमारे यहाँ पर भी। जैसे भी हमें एंगुलर ऐप से कनेक्ट करना होता है सर्वर को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो होता है इसी को हम बोलते हैं कनेक्टिविटी, एपीआई इंटीग्रेशन। इसी को क्या कहा जाता है? एपीआई इंटीग्रेशन, ओके। और यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ये तो अलग कनेक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ हो रही है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पे स्टक होते हैं? यहाँ पे स्टक होते हैं, क्योंकि दो टेक्नोलॉजी के बीच में कनेक्शन बनाना ही सबसे बड़ी बात होती है। और उस कनेक्शन के हिसाब से डेटा लेना और भेजना ये बहुत हेडेक होता है यहाँ पे। तो ये कनेक्शन जो होता है, और यहाँ पे यहाँ से डेटा अगर यहाँ पे मुझे भेजना है तो यहाँ पे आता है मैटर HTTP का। तो ये अगर पता नहीं तो फिर लफड़ा हो जाता है कि यार एंगुलर से सर्वर को कैसे डेटा भेजे। और यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है, यहाँ पे आता है ड्राइवर का, डेटाबेस के ड्राइवर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सर्वर प्रोग्रामिंग में ड्राइवर्स चाहिए होती है। JDBC ड्राइवर बोला जाता है जावा के लिए। ड्राइवर क्या बोला जाता है? ड्राइवर क्या कंसेप्ट है? अब आपका ये सर्वर साइड नहीं है, दैट्स वाई, क्योंकि ड्राइवर आप Node.js करो किधर हो, ड्राइवर होता ही होता है, ठीक है। अब ड्राइवर क्या होता है, कैसे वर्क होता है, कनेक्टिविटी, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप इसके ऊपर बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। तो आपको बेहतर तरीके से काम करना है तो आपको यहाँ पे HTTP पता होना चाहिए, यहाँ पे ड्राइवर पता होना चाहिए कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर सेट ऑफ चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है और किस तरीके से हमें स्मूथ ट्रांजिशन करना है, ताकि बेटर तरीके से हम ये टास्क को कंप्लीट कर सके, इस काम को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, एपीआई इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा इसकी डीप में नहीं जाएंगे, अगर जाना है तो उसके अंदर और भी बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम सबसे बात करेंगे एंगुलर और सर्वर की बात करेंगे। डेटाबेस का कोई हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एंगुलर एंड सर्वर। एंगुलर एंड सर्वर की बात, ठीक है। तो सर्वर कोई भी हो सकता है,
ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं इसी को बोला जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ सेपरेट है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है इसका। ठीक है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम बना सकते हैं। एंगुलर ये अलग प्लेटफॉर्म पे, सर्वर जो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे सर्वर ये गोलैंग है, ये अलग है। दैट्स वाई ये क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सेम नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ अभी अब सबसे पहले बात करते हैं कि एंगुलर को अगर सर्वर, जो भी सर्वर एपीआई है आपका, ठीक है, आपको उस एपीआई के साथ कनेक्ट करना है, मतलब उस एपीआई को रिक्वेस्ट भेजनी है आपको, तो आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि मैक्सिमम स्टूडेंट होते डेवलपर होते हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि भाई मुझे किस एपीआई को कॉल करना है, तो एग्जैक्ट मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ या फिर किसी बैक एंड डेवलपर डेटाबेस के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि मैं उससे उसका कनेक्शन कर लूँ। तो सबसे पहली बात आती है कनेक्टिविटी की, कि दो चीज़ को आपको पहले कनेक्ट करना हो पड़ता है, कनेक्टिविटी, अब तब जाके आप उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर कनेक्शन ही नहीं हुआ तो गए भैंस पानी में, ट्रांजैक्शन तो बात छोड़ो। ओके, तो कनेक्टिविटी आपको करना है, तो उसके लिए एक क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ सीखनी है, आपको सीखना होगा थोड़ा सा पैटर्न, ये पैटर्न बनाने पड़ेगा। और पैटर्न बनाना मतलब क्या है, यहाँ पे आपको डेटा साइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब डेटा साइंस मतलब पाइथन और टेक्नोलॉजी नहीं, डेटा साइंस मतलब ये हम रियल लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं, एवरीवेयर इज़ अ डेटा साइंस। ओके, तो ये डेटा साइंस कंसेप्ट क्या है अभी ये नहीं मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आप डेटा साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको पाइथन ही पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है और उस पैटर्न के हिसाब से काम करना है, और पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लो कि मैं अभी टेक्निकली एग्जांपल लूँगा इसका। ओके, तो जो भी हमारा सर्वर है, मान लो यहाँ पे सर्वर है हमारा, एक सर्वर है हमें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सर्वर है, क्योंकि हम नॉर्मली हमारा जो वेब इंटरनेट पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमें अक्रॉस दी वर्ल्ड का मतलब एक्सेस करना है, तो हम वायर्ड नेटवर्क तो नहीं कर सकते, हम सबको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे ताकि कोई किसी से वहाँ पे एक्सेस कर लेगा। तो जो टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी नहीं, ये नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, हमें इसका से काम नहीं चलेगा। हाँ, हमारा वेबसाइट सिर्फ एक रूम के अंदर या फिर एक बिल्डिंग के अंदर एक्सेस करना है, तो हम वहाँ पे ये लोकल एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ मैटर है कि हमें ग्लोबल मतलब ऑल दी ओवर दी वर्ल्ड कोई भी उसको एक्सेस करेगा तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक बड़ा सा नेटवर्क चाहिए इंटरनेट, जो कि सारे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सके, मतलब कनेक्ट कर सके। इस टाइप का नेटवर्क जो होता है उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं, मतलब इट्स अ नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क। तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क अवेलेबल, सब नेटवर्क को जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बन गया ताकि कोई भी किसी भी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो अभी मान लो यहाँ पे सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और यहाँ पे सर्वर 3 है। तीन सर्वर है आपके पास। ठीक है, अब ये तीन सर्वर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट कनेक्ट है। अब मान लो कि हम यहाँ पे इंटरनेट ऐसा दिखाते हैं इसको, सारे क्या है इंटरनेट से कनेक्टेड है ये। ठीक है, अब हमारे पास कोई क्लाइंट है जो कि कहीं दूर से बैठा है और ये भी इंटरनेट से कनेक्ट है, सारे एक नेटवर्क से कनेक्ट है हर जगह पे। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट 1 और यहाँ पे क्लाइंट 2। ठीक है, अब दो क्लाइंट है हमारे पास, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेरा जो एप्लीकेशन है मैंने कहाँ पे रखा है, सर्वर पे रखा है, सर्वर। तो सर्वर कौन सा है मेरा, सर्वर 2। ये 2 सर्वर एक मशीन है, कंप्यूटर है, जिसके अंदर मैंने मेरा एप्लीकेशन रखा है, कौन सा, गोलैंग का। तो वो कहाँ पे, यहाँ पे है वो। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि मेरी जो वेबसाइट है, मुझे क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजना है मेरे गोलैंग एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे उस सर्वर तक पहले पहुंचना है। सर्वर तक क्या करना है, पहुंचना है। तो सर्वर तक पहुंचने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उस सर्वर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है कि वो ओवर द नेटवर्क है
तो ये नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन है, लेकिन सबको एक यूनिक आइडेंटिटी दी वाली होती है ताकि उसको यूनिकली हर एक चीज़ को नेटवर्क में पहचान सके, और उसी को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, आईपी सॉरी पी आई झाले यहाँ पे आईपी। ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, तो ये होता है आईपी एड्रेस। तो जैसे भी आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसका स्कीम होता है IPv4। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये स्कीम चलता है अभी। इस स्कीम की क्योंकि 2 स्कीम होती है, IPv6 और IPv4। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो यहाँ पे IPv4 ये स्कीम रन होती है। तो जैसे आप विंडोज़ के अंदर कमांड डालोगे ipconfig, तो आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा अगर नेटवर्क से कनेक्ट हो तो, ठीक है। तो हर एक कंप्यूटर को एक आइडेंटिटी दी गई इंटरनेट में, जैसे इसका एड्रेस है 192.168.2.0, ठीक है। अब ये जो 192 क्या है, हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है। तो वो अगर आप IPv6 या फिर IPv4 स्कीम को पढ़ोगे तो वो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद इस सर्वर का एड्रेस है 168.209.301.4, ये इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। और सर्वर 2 है यहाँ पे 192.20.4.6, ये इसका आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे हर एक सर्वर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल गया। अब यहाँ पे हमें आसानी हो गई कि अभी हमें कौन से सर्वर तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरा एप्लीकेशन गोलैंग सर्वर 2 पे रखा है, तो मुझे नेटवर्क में उसको पहचानने के लिए क्या मिला है? उसका आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे मुझे मिला है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? 192.168.2. और यहाँ पे 0, मतलब ये मुझे एड्रेस मिला अभी। तो यहाँ तक एड्रेस मिला तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे पहुँच गया अभी, ठीक है। तो जैसे भी हमने इस आईपी एड्रेस को हिट किया तो हम कहाँ पे पहुँच गए? ये कंप्यूटर के पास पहुँच गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कंप्यूटर के पास तो पहुँच गए हम, लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर कितने सर्वर हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि आप एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। जावा का सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, PHP का जैम कर सकते हो, IIS.NET का कर सकते हो। उसके बाद एंगुलर का सर्वर होता है, डेवलपमेंट सर्वर एंगुलर का। तो बहुत सारे सर्वर है, फिर आपका एप्लीकेशन कौन से सर्वर पर, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जैसे भी आपका एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो सर्वर आपने इसको बनाया, तो कोई भी कंप्यूटर सर्वर कब बनता है? जब उसके अंदर कोई सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तभी वो सर्वर बनता है। बाकी वो सर्वर नहीं बनता है, वो क्लाइंट ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इंस्टॉल किया है, मान लो यहाँ पे झैम्प इंस्टॉल किया, यहाँ पे IIS यूज़ किया सर्वर, आप मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे झैम्प किया है, ये PHP का सर्वर है, जावा का टॉमकैट है, अपाचे टॉमकैट, तो ये जावा के एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और यहाँ पे IIS है यहाँ पे, तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये जो सर्वर है IIS, ये .NET के लिए। तो जो भी आपका .NET एप्लीकेशन आप IIS के अंदर रखोगे तो वहाँ से IIS सर्वर .NET का ऐप को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब इसके अंदर मल्टीपल सर्वर है। अब प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या करना है, आपका जो सॉफ्टवेयर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे गोलैंग का एक सर्वर है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट कहाँ पे है? यहाँ पे गोलैंग, आपके रिसोर्सेज गोलैंग सर्वर के अंदर है। तो आपके कंप्यूटर के 4 सर्वर है। तो जैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अब हमें तो एड्रेस पता है यहाँ पे, जैसे कि हमें एड्रेस पता है कि जैसे मेरे गांव का नाम परली है, तो कोई बोलता है दत्ता, अब मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है तो दत्तात्रेय कहाँ पे रहता है? परली में। लेकिन परली तो सफिशिएंट नहीं, वहाँ पे मुझे गली पता होना चाहिए, रोड पता होना चाहिए, उसके अंदर मेरे पास पहुँचने तक तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। सिर्फ परली पता, गाँव पता होने से नहीं चलेगा। तो सेम सीन यहाँ पे होता है कि आपको सिर्फ IP पता होने से नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, फिर आपको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना पड़ता है, ठीक है। ड्रिल डाउन करते वक्त एक मैकेनिज्म होता है कि जैसे भी आप किसी सर्वर को इंस्टॉल करते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर, और जैसे भी उस सर्वर को स्टार्ट करते हो तो जो भी सर्वर होता है उसके अंदर वो कोड होता है, उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे आपकी नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, नेटवर्क रिलेटेड कैपेबिलिटी चाहिए। तो OS मैडम आप क्या करो, मुझे वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। तो जैसे भी वो कोड होता है सर्वर के अंदर, तो सर्वर जैसे भी स्टार्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सर्वर को एक यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर प्रोवाइड करती है, और दैट इज कॉल्ड एज द पोर्ट नंबर।
पोर्ट नंबर, ठीक है। मग मेरा ये झैम्प है, झैम्प को पोर्ट नंबर दिया है मतलब 8081, गोलैंग का पोर्ट नंबर है 3210, टॉम कैट का है 8080 और IS का है मतलब 324, एंगुलर का है तो उसको दिया होता है 4200। तो ये एक यूनिक नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, असाइन करती है किसको, सर्वर को, जब भी वो स्टार्ट होता है। ओके, अब आपके पास पोर्ट नंबर आ चुका है, मतलब आपको कौन सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है वो पता चल गई। तो फिर यहाँ पे URL का जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पे 192.168.2.0 ये आपका IP एड्रेस हो गया। उसके बाद कुलम देके आपको पोर्ट नंबर देना है। मान लो मेरा गोलैंग कहाँ पे है, 3210 पोर्ट नंबर पे, यहाँ पे। अब इतना हो चुका है। जैसे भी इतना हो चुका है मतलब अभी हमारे पास एग्जैक्ट सर्वर हमें मिल गया कि मैं जिस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मुझे उसका कौन से कंप्यूटर पे है वो रिसाइड, वो भी मुझे मिला है मतलब IP एड्रेस के ज़रिए। और उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सर्वर है, मेरा सर्वर कौन सा है उसका पोर्ट नंबर मिला। डायरेक्टली ये पोर्ट नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, गोलैंग के सर्वर को ही रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है। अब इतना हो कि भी कोई मैटर नहीं होगा, क्योंकि एक सर्वर के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है अभी कि मैं किस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन सर्वर के अंदर आप डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के वक्त आप वहाँ पे एक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। ओके, नेविगेशन, और ये नेविगेशन का मतलब क्या होता है, आप राउटिंग का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप एंगुलर में राउटिंग करते हो, इधर उधर राउटिंग भी, मतलब क्या करते हो, आप रूट डिफाइन करते हो कि इस रूट पे मैं ये कोड रन होगा मेरा और ये कोड पे मेरा ये काम होगा। तो बस खत्म। आपको फिर क्या चाहिए, आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आप रूट डिफाइन करते हो। जैसे एंगुलर के अंदर रूट बनाते हो, जैसे मैं होम एंटर करता तो होम पे जाएगा पेज। तो अलग अलग ऑपरेशन कंपोनेंट को रन करने के लिए अलग अलग क्या करते हो, रूट डिफाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे राउटिंग का रूट है, जैसे मुझे वेबसाइट लोड करनी है, जैसे मेरी कोडलैंग्स की, तो मैंने मेरे जो एप्लीकेशन है मेरा, उसके अंदर कोडलैंग्स नाम से क्या किया है, मैंने रूट डिफाइन किया है। तो जैसे भी अब यहाँ पे यहाँ तक जो बात आती है आपके बेस एड्रेस की, ठीक है, होस्ट की, इसी को कहा जाता है होस्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो आता है स्लैश देके, इसी को कहा जाता है URI, क्या जाता है, URI कहा जाता है, ठीक है, यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके, URL नहीं, URL का कंसेप्ट मैं बताऊंगा। यहाँ पे और भी एक कन्फ्यूजन है आपको, डिफरेंस बिटवीन URL एंड URI। अगर आपको इंटरव्यू में ये भी पूछा तो आप गए भैंस काम से, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ती कि देखो भाई हर जगह पे मिस्ट्री है। हम कैसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो हमें पता है, वो हमारे टीचर को पता है, और हमें जॉब देने वाली कंपनी को पता है कि हमारा मैटर क्या चल रहा है। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दैट व्हाई स्टूडेंट इज नॉट सेलेक्टेड इनटू द कंपनी। ओके, ये भी है, और बहुत सारे फैक्टर है जो भी, अगर इंटरव्यूअर भी गलत निकला, गधा निकला, तो वो क्या आपको जज करेगा। ओके, तो इस तरीके से, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं इंटरव्यू दे रहा था एक कंपनी का, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा नहीं तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी। तो इंटरव्यू में दे रहा था और वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था, और थोड़ी देर में पीछे से आवाज़ आ रही है, भाजी भाजी 5 रुपयाला भाजी, 5 रुपयाला भाजी, कोथिंबीर 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। मैंने बोला अरे ये बंदा तो मार्केट में गया है, वहाँ से उसका टाइम आ चुका है इंटरव्यू का, और वहाँ से इंटरव्यू ले रहा है। अब वो बेचारा पहले ही हरी अप में, मतलब उसको जल्दी है, तो कुछ ना कुछ पूछ के वाइंड अप करने वाला है। इस टाइप की भी चीज़ें हो सकती है। तो कभी कभी आप सोचते कि यार ये बंदे को तो कुछ भी नहीं आता यार, ये MNC में कैसे प्लेस हो चुका है, वो ऐसे प्लेस होते बंदे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द लक। तो वो बंदे ने मेरा कुछ सुना नहीं सुना, मेरे को तो मेल आ गया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, और ऑफर लेटर तो आई, 3 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस भी ऑफर कर रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन URI एंड URL। ओके, तो ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे URI आता है, यहाँ पे URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, अगर डिस्कस करेंगे तो हमारा एंगुलर बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, तो ये URI, तो यहाँ पे ये क्या होता है, रिसोर्स आइडेंटिफायर कहा जाता है इसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। मतलब अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, U फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब आप कॉलेज का ड्रेस नहीं, ओके। यूनिफॉर्म की मीनिंग ये होती है कि सब सेम होता है सबके लिए। जैसे हमारा कॉलेज का यूनिफॉर्म भी मतलब क्या है, सबके लिए सेम ही ड्रेस होगा, तो उससे हम कुछ भेदभाव नहीं कर सकते, कोई गरीब है रिच है अलग कपड़े पहनेगा, देयर इज अ यूनिफॉर्म, ठीक है।
आता सेकंड चीज़ है यहाँ पे रिसोर्स। तो आप जब भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो खाम फालतू में तो नहीं करते हो, आपको कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए, उसके लिए तो रिक्वेस्ट सेंड करते हो आप। तो रिक्वेस्ट आपका रिसोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे आपका फाइल हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग दे कैन बी रिसोर्स। ठीक है, तो जो भी आपका रिसोर्स है उसको आप URI मतलब आइडेंटिफायर, मतलब आपको जो भी रिसोर्स चाहिए उसको एक आइडेंटिटी दी जाती है, मतलब आइडेंटिफायर जिसका यूज करके हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे हमारा नेम, मेरा नाम दत्तात्रेय, अदर थिंग इज पप्पू, चिंकी, महाद्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दीज आर द नेम्स, आइडेंटिफायर्स है। तो उससे क्या होता है, पता चलता है हमें कि किसी को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो भी आपका रिसोर्स है जिसको आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है, और वही आइडेंटिफायर आप डिफाइन करते हो यूजिंग राउटिंग। राउटिंग के अंदर आप तो वही करते हो कि मेरा ये जो रिसोर्स है, मतलब मेरा एक फंक्शन है, उसको रन करना है, लेकिन उस फंक्शन को रन करने के लिए मैं एक आइडेंटिफायर लगाऊंगा जिसके यूज़ करके और दी नेटवर्क रिक्वेस्ट वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, सबके लिए सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, सेम ही फॉर्मेट होगा, चाहे .NET हो, जावा हो, गोलैंग हो, कौन सा भी रिसोर्स हो, सबके लिए सेम ही फॉर्मेट होगा, सेम तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा आइडेंटिफायर क्या है, कोड लैंग्स। तो जैसे हमने आइडेंटिफायर कोड लैंग्स दे दिया, मतलब ये रिक्वेस्ट हमारे कोड लैंग्स प्रोजेक्ट पे चली जाएगी। सर्वर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो हमने आइडेंटिफायर कोड लैंग्स दिया है। अभी इतने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल होती है, और मल्टीपल फाइल के अंदर मल्टीपल तरीके की API कोड बनाने वाले हैं, तो उसका अलग अलग एड्रेस चलता है, तो हम वो सारी चीज़ राउटिंग में मेंटेन करते हैं। तो जैसे मुझे कोड लैंग्स, मुझे यहाँ पे पेज चाहिए, जैसे कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट जो पेज है हमारा, वहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई। तो यहाँ पे ये जो है, ये सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है जब भी आप फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो, दैट्स फाइन, पर किसको करना है, कैसी करना है, और कौन से पैरामीटर आपको रिक्वायर है जिसका आपको यूज करके रिक्वेस्ट सेंड करना है। इसमें से एक भी पैरामीटर गायब हो गया तो आप गए काम से। काम से मतलब आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला ये है जिससे को URL, अभी बात आती है URL की। ठीक है, तो URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब क्या है, तो मीनिंग से पर यूनिफॉर्म मैंने पहले बताया, रिसोर्स भी बताया, लोकेटर। लोकेटर मतलब आप जिस रिसोर्स को लेना चाहते हो उसको वो लोकेट करता है, आपको ला के देता है आपके पास। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फिर आपको URL डिफाइन करना पड़ता है, और URL डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आता है स्कीम कुलन, स्कीम को आप बोलते हो प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है होस्ट, उसके बाद आता है पोर्ट नंबर, और यहाँ पे फिर आता है आपका URI। बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल और स्कीम मतलब आप कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। अगर आप HTTP इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अभी अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे FTP होता है, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है। तो आपको अगर लाइव कम्युनिकेशन करना है तो आप वेब सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपको वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग करनी है तो वेब सॉकेट यूज़ होता है, वहाँ पे HTTP नहीं यूज़ होता। वहाँ पे फाइल है, फाइल ट्रांसफ़र करना है तो FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ब्राउज़र आपको सर्विस देता है। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले HTTP मतलब हम किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आता है HTTP। ठीक है, और HTTP के अंदर हम दूसरा एक वर्जन है HTTPS, यस फॉर सिक्योर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये कोई पहले ये समझो, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो HTTP, फिर इसका फॉर्मेट कुलन स्लैश, तो इतना अगर आगे डालते हो तो ब्राउज़र को पता चलता है कि अभी मुझे क्या एक्टिवेट करना है, HTTP API। और इस प्रोग्राम को एक्टिवेट करना, ये प्रोग्राम C लैंग्वेज के अंदर बनाया होता है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो ऐसे जो भी लो लेवल के जो काम्स होते हैं, जो कि
डायरेक्ट हार्डवेयर रिलेटेड वो CCPP में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं, आप प्रोटोकॉल जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट तो सपोर्टेड नहीं, जावा में बना सकते हो, गोलैंग के अंदर बना सकते हो, आप खुद प्रोटोकॉल बना सकते हो। जैसे आप यूपीआई रिक्वेस्ट, आपका यूपीआई का प्रोटोकॉल है, जैसे हम गूगल पे यूज़ करते हैं ना, तो उन्होंने खुद का प्रोटोकॉल बनाया है यूपीआई, उसके थ्रू क्या करते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो आप खुद का प्रोटोकॉल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। बनाओ, कैसे बनाते तो, ओके। तो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने HTTP लिखा है, मतलब यहाँ पे ब्राउज़र को पता चला है कि अभी मुझे जो भी रिक्वेस्ट भेजनी है यूजिंग HTTP API, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से वो HTTP प्रोग्राम को एक्टिवेट करेगा और उस प्रोग्राम के थ्रू ही पूरे काम करेगा, फिर वही स्टैंडर्ड यूज़ करेगा जो प्रोटोकॉल के अंदर सेट ऑफ रूल यूज़ किए, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फॉर्मेटिंग, सारी चीज़ें वो HTTP के इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे आता है होस्ट, तो होस्ट मतलब क्या होता है, आपका IP एड्रेस, ठीक है। अब IP एड्रेस को कन्वर्ट किया जाता है डोमेन नेम को कन्वर्ट किया जाता है IP एड्रेस में, ठीक है। तो ये डोमेन वगैरह मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज कॉल्ड DNS, डोमेन नेम सिस्टम एंड डोमेन नेम सर्वर, ये दो चीज़ें होती है, ठीक है। तो IP अल्टीमेटली ब्राउजर IP एड्रेस ही लेता है, डोमेन हम देते तो इंटरनली डोमेन का कन्वर्जन IP में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आता है IP एड्रेस और उसके बाद आता है पोर्ट नंबर कि कौन सी आपकी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको किस सर्वर के अंदर, मतलब किस कंप्यूटर के अंदर किस सर्वर को भेजनी है, सर्वर कौन सा है वो पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होता है। तो जैसे मेरा 192.168.209.201 ये मेरा सर्वर का IP एड्रेस है, कुलन पोर्ट नंबर है 4200 या फिर 800 अपाची टॉमकैट जावा का। तो हर एक सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट एक पोर्ट होता है, तो उसका आप बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ZAMP यूज़ कर सकते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मान लो कि किसी भी कंप्यूटर को कोई नेटवर्क से रिक्वेस्ट आती है तो वो 80 पोर्ट पे आती है। तो आगे है इसका, मतलब जब आपको एप्लीकेशन हमें लाइव करना है, डोमेन नेम अटैच करना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, ठीक है। तो उसके बाद स्लैश, अब हम दे देंगे हमारा URI, जैसे हमारा रिसोर्स है, कोड लाइन्स है, फोल्डर है और इसके अंदर मेरे कुछ फाइल्स है, या फिर API जो भी राउटिंग के ज़रिए मैंने दिया है, या फिर डायरेक्टली मैं किसी स्टैटिक रिसोर्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कोड लाइन्स फाइल है golang.txt या फिर golang.go नाम की फाइल मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो, डायरेक्ट रिसोर्स भी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप उसका URL जो भी राउटिंग बनाई है आपने, जैसे ऑथेंटिकेशन, तो ये ऑथेंटिकेशन वाला जो भी कोड है वो उसका ट्रिगर होगा इस URI के ऊपर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट URI, ठीक है। बस आपको फर्स्ट स्टेज ये कि यही चाहिए कनेक्टिविटी करने के लिए। इसमें से कोई भी मिसमैच हो गया तो फिर काम नहीं होगा, तो आपको एरर आएगा, मतलब रिसोर्स 404 स्टेटस कोड आएगा और आएगा रिसोर्स नॉट फाउंड, ये आपको ब्राउज़र दे देगा, ओके 404। अब स्टेटस कोड क्या होते हैं, दोनों का क्लाइंट और सर्वर को एक दूसरे को साथ बात करनी है तो कैसे बात करते हैं, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो आप एप्लीकेशन में अटक जाओगे, हर जगह पे बहुत बार अटक जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्लाइंट को कुछ बोलना है सर्वर से कि भाई तू ये काम कर, तो क्लाइंट कैसे बोलेगा, HTTP के थ्रू से हो रहा है लेकिन कैसे होगा, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें पता है। अगर नहीं पता है तो फिर गए काम से काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कनेक्टिविटी होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ प्रिपेयर करनी होती है कि टारगेट कौन है जिसको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है टारगेट, ओके। टारगेट डिफाइन हो गया। अब सेकंड चीज़ ये होती है आपको मेथड डिफाइन करनी होती है कि आप किस मेथड का यूज़ करना चाहते हो HTTP के रिक्वेस्ट भेजने के लिए, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजने के लिए HTTP के बहुत सारे मेथड है अलग अलग। उसमें से मेथड है यहाँ पे HTTP मेथड्स, नंबर 1 पोस्ट, नंबर 2 गेट। हाँ बोलो, अब पोस्ट गेट के बाद सब चुप बैठते हैं, ऐसा मत करो। डिलीट, ऑप्शन, पुट, पैच, ठीक है। तो HTTP की इतनी सारी मेथड होती है, ओके। तो नॉर्मली हम सिर्फ इसके और इसके बारे में ही यूज़ करते हैं। अगर इंटरव्यू ने इसके बारे में पूछा तो गए काम से,
ये यार भाई ये क्या है, ये मत पूछो यार, ऐसा मत पूछो। तो ये तो चीटिंग है, नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं है, सब जायज़ है। और यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है इसके रिगार्डिंग आपको बहुत थोड़ा सीखना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्रॉस ओरिजिन का एरर आता है, और ये मैक्सिमम डेवलपर फेस करते हैं इसको, क्रॉस ओरिजिन एरर, जो कि ये आपकी रिक्वेस्ट सेंड होने से प्रिवेंट करता है, मतलब सेंड ही नहीं करता है यहाँ पे। ओके, तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, ये भी एक बड़ी बात है। अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो ये एरर आया तो आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं, वो भी मैं ये एंगुलर की थ्रू आउट दिस HTTP चैप्टर जो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाऊँगा, ताकि आप कौन सा भी क्वेश्चन को इस तरीके से उड़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो पढ़ा रहा हो वो पढ़ो अच्छा। ओके, नहीं तो ऐसा नहीं कि एक मन है आंधळ दळतं कुत्र पीठ खाता है। ओके तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेहतर तरीके से सीखो, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बट डीपली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डीपली हो जाएगा सारा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको मेथड डिफाइन करने की, आप किस मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हो, यहाँ पे वो मेथड आपको डिफाइन करनी है, और किस मेथड का इस्तेमाल करके आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो। हर एक मेथड का अपना अपना पर्पज़ है, अपने अपने पर्पज़ के हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता करना है, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेजी, मेथड भेजी यहाँ पे, अब आपको पता यहाँ पे पता होना चाहिए स्टेटस कोड के बारे में, कि स्टेटस कोड से ही पता चलता है कि एक्चुअली रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ है हमारे, मतलब रिक्वेस्ट भेजी है, रिस्पॉन्स आया, मतलब मैटर क्या हुआ है भाई, सच में रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई या कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो स्टेटस कोड आपको पता होनी चाहिए, कंपलसरी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेटस कोड पे मेरा स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने यूट्यूब पे, वो जाके देखो, एंगुलर के लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये पढ़ाया है बच्चों को, स्टेटस कोड पढ़ाया है, और क्या क्या पढ़ाया है मुकेश? हाँ, HTTP मेथड भी पढ़ाई है, पूरी मेथड, ये भी आप देख लो, क्योंकि आपका ये टाइम बचेगा पढ़ाने का, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। फिर हमें आपको यहाँ पे स्टेटस कोड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये HTTP मेथड स्टेटस कोड हेडर्स, ये कंपलसरी चीज़ है, आपको हेडर्स पता होना चाहिए, 3, 4 और 5। यहाँ पे है आपको MIME टाइप, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगर आप ये HTTP के रिलेटेड, अगर आपको HTTP ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस HTTP के रिलेटेड आपको सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है आपको, तो आप मास्टर लेवल पे काम कर सकते हो एंगुलर के HTTP के रिगार्डिंग फंक्शनलिटी को। ठीक है, तो ये आपको इसके ऊपर काम करना है, तो बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर इसमें से गड़बड़ हो गई, टारगेट की बजाय हम यहाँ बोलेंगे URL एंड URI। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर बेहतर तरीके से काम कर लिया आपने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, अब इतना हो गया। अब उसके बाद आपको एंगुलर के अंदर देखना है HTTP मैकेनिज्म, कि एंगुलर क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है आपको HTTP की सर्विसेज यूज करने के लिए। तो एंगुलर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, बहुत ज़बरदस्त सब कुछ एक ही जगह पे दिया है, दैट इज कॉल्ड HTTP क्लाइंट। क्लाइंट, इट इज़ ए सर्विस। अभी HTTP क्लाइंट क्या है, इसको नाम HTTP क्लाइंट क्यों दिया है? HTTP क्लाइंट का मतलब क्या है कि जो भी HTTP के प्रोग्राम्स है जो रिक्वायर है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए और रिस्पॉन्स लेने के लिए, सब इसके अंदर आके रखे उन्होंने। तो आपको ज़रूरत नहीं ब्राउज़र की या फिर किसी दूसरे की, आपके पास वो लाइब्रेरी है, मतलब यू हैव द क्लाइंट रिलेटेड पावर, जो भी क्लाइंट की पावर होती है उस पावर का इस्तेमाल करके आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, रिस्पॉन्स ले सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज HTTP क्लाइंट। ठीक है, क्योंकि HTTP क्लाइंट वर्ड ऑलरेडी हमने देखा है, HTTP क्लाइंट ऑलरेडी हमारे पास है अलग अलग। जैसे पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन इज HTTP क्लाइंट, हम जो यूज़ करते हैं। तो ये पोस्टमैन क्या है, ये HTTP क्लाइंट ही है। फ़र्क इतना है कि ये GUI प्रोवाइड किया है उसने, ये इसने प्रोग्राम में दिया है हमें API के फॉर्म में, बस यही फ़र्क है। बोथ आर द HTTP क्लाइंट, क्योंकि पोस्टमैन के थ्रू ही हम रिक्वेस्ट सेंड करते, रिस्पॉन्स लेते। सिर्फ वहाँ पे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज़ करते, यहाँ पे हम डायरेक्टली API कोड से रिक्वेस्ट सेंड करते, और बोथ आर द HTTP क्लाइंट ही है। ठीक है, तो आपको HTTP क्लाइंट ये वर्ड जो होते हैं, ये वर्ड की पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इस तरीके वर्ड यूज़ करो, देखो इंटरव्यू में बहुत मैक्स इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डोमेन है एंगुलर का या कौन से भी क्षेत्र में आप पढ़ना चाहते हो, आपको ये वर्ड्स पता होना ज़रूरी है। अगर वर्ड्स पता नहीं है, आप कैसे भी अपने अड़म धड़म लैंग्वेज में बोलोगे तो आपका थोड़ा मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा शक की नज़र से देखे जाओगे।
अगर आपको यकीन देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़े से स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे उस डोमेन के अंदर, ठीक है। चाहे आपको उतना ही आता है, जैसे क्रिकेटर होते हैं कि सिर्फ उतना आता है, या यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड आई एम जस्ट, मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, पर जितने वर्ड्स है उनको एक फ्रेम है वर्ड की उतना ही आता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो इसी के अंदर भी हमें उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है टेक्निकल के बाद में, ठीक है। तो आई थिंक ये सॉफ्ट स्किल के अंदर भी सर ने बताया है आपको सॉफ्ट स्किल के लेक्चर में भी कि जो वर्ड्स होते हैं आपके वो उस डोमेन में उतने वर्ड पे खेला जाता है, ठीक है। तो जैसे आप टेक्नोलॉजी गोलैंग पढ़ रहे हो या फ्रंट एंड या एंगुलर, तो आपको उसके जो वर्ड्स हैं हर की मीनिंग है उसी को यूज़ करना है। वो तो आप तभी कर पाते हो जब आप रीडिंग करोगे, विदाउट रीडिंग आप वो अचीव नहीं कर सकते। तो इट शुड बी द यू शुड हैव द हैबिट ऑफ द रीडिंग, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट नाउ तो यहाँ पे आपको दिया गया है HTTP क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो ये सर्विस है, ये सर्विस उन्होंने इस सर्विस को प्रोवाइड किया है किसके अंदर, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। अब इंटरव्यू ने आपको पूछा है कि भाई हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ही क्यों यूज़ करते हो, हम डायरेक्ट HTTP क्लाइंट को नहीं इंपोर्ट कर सकते, क्यों। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रोवाइडर का। तो आपको थोड़ा प्रोवाइडर के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के प्रोवाइडर होते हैं, प्रोवाइडर मतलब एक्चुअली क्या होता है, इंजेक्टर क्या होता है, वो दोनों के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से चीज़ें होती है, ओके। तो ये चीज़ पे आपको पढ़ाई करनी है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैक किया जाता है, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्टर हायरार्की होती है उसके अंदर, फिर HTTP क्लाइंट मॉडल के अंदर प्रोवाइडर होता है, और ये प्रोवाइडर क्या करता है, इस सर्विस को प्रोवाइड करता है, किसको, एंगुलर इंजेक्टर को। और ये किस इंजेक्टर को प्रोवाइड करता है, नॉर्मली ये रूट इंजेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आया तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, इस सर्विस को हम रूट मॉडल में ही क्यों रखते हैं, चाइल्ड मॉडल में मतलब फीचर मॉडल में क्यों नहीं रखते इसको। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि भाई चलो HTTP क्लाइंट मॉडल जो है हम जो हमारा रूट मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल, उसी के अंदर ही रजिस्टर क्यों करते हैं, इट इज़ रिकमेंडेबल वे, या फिर हम इसको फीचर मॉडल में क्यों नहीं रख सकते, या फिर लेजी लोडिंग मॉडल में क्यों नहीं रख सकते। ये भी एक क्वेश्चन है, ये आया तो गए काम से, ठीक है। तो इट्स अ बेटर वे टू लर्न दैट थिंग ऑलरेडी, ओके। एंड आई होप यू नो ऑलरेडी HTTP क्लाइंट मॉड्यूल एंड यू हैव यूज द प्रोवाइडर एंड ऑल दैट थिंग्स, ओके। तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करो, ठीक है। अब ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है, इसके अंदर प्रोवाइडर होता है और प्रोवाइडर ने HTTP सर्विस को प्रोवाइड किया है, बस ये दो चीज़ें आपको चाहिए। और इसके बाद ये थर्ड चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा पता करके लो, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आते हैं, इसी को कहा जाता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपके एंगुलर के अंदर कंपोनेंट दो तरीके से लोड होते हैं, एक होता है इम्पेरेटिवली और दूसरा होता है डिक्लेरेटिवली। तो डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, इम्पेरेटिव का। तो ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग है, और अगर आपको रिएक्टिव प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जर्वेबल एंड RxJS ऑपरेटर। तो RxJS का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो रिएक्टिव एक्सटेंशन कहा गया है, रिएक्टिव मतलब वो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग एक स्टाइल है जिसका इस्तेमाल करके एक लाइब्रेरी बनाई गई है, उसी को उन्होंने ऑपरेटर कंसिडर किया है, जो कि वो ऑपरेट करते हैं किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन करके आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट टू वर्क ऑन द यूर HTTP, मतलब HTTP के ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है, दिस इज द प्री रिक्विजिट, ओके। अब दूसरी बात ये है भाई, करना है तो करो, नहीं तो मत करो ओके। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ है, अगर उतना नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि हमें विद्वान नहीं बनाए, हमें इतना पढ़ना है, तो यू कैन डू इट, जितना तो आपको रिक्वेस्ट कैसे सेंड करती है उतना कोड आ गया तो भी काम खत्म। अगर आपको लगता है ज़्यादा पढ़ना है तो फिर ये पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो इससे डिपेंड ऑन यू, अप टू यू। अगर कोई दो तीन रिक्वेस्ट का कोड देखता है कि मैं रिक्वेस्ट गेट इस तरह से फायर करना है, ऑब्जर्वेबल रख के रिस्पॉन्स लेना है, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि समझो मान लो मुझे बाइनरी रिस्पॉन्स चाहिए तो क्या करना है। मान लो कि नॉर्मली अगर टेक्स्ट में रिस्पॉन्स आता है तो आपका एंगुलर एप्लीकेशन जबान बाहर कर देता है, तो टेक्स्ट में आता है तो क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर जेसन में रिस्पॉन्स देता है। तो फिर उसका बिहेवियर कैसे चेंज करे। अगर टेक्स्ट में मेरा कुछ टेक्स्ट है हेलो वर्ड,
तो इसको जेसन में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जेसन के अंदर की वैल्यू पेयर होती है ना, तो ये डेटा तो हमारा की वैल्यू पेयर में है ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर आता है। फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई चलो मेरा API कोई टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है, तो उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे एंगुलर में, तो सब लोग बोलते हैं चलो गेट रिक्वेस्ट दे देंगे, पोस्ट दे देंगे, और नहीं, एरर मारेगा। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस API के अंदर, HTTP क्लाइंट के अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर परफेक्ट पढ़ना है तो बहुत लंबा है, और शॉर्ट पढ़ना है तो बहुत छोटा है, एवरेज पढ़ना है तो भी इससे बेटर है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द प्री रिक्विट, एंड आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि HTTP पे आप काम कर रहे हो तो आपको इसका बहुत बड़ा मतलब ये पता होना चाहिए, ये जो मैंने चीज़ें बताई है। और इसके बाद आपको सबसे मेन चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जैसे एरो फंक्शन, ये सबसे बड़ा रोल निभाता है इसके अंदर, HTTP के अंदर एरो फंक्शन जो है। और उसके बाद आपके नॉर्मल फंक्शन है, उसकी बाइंड मेथड है, ये एंगुलर के अंदर हीविली यूज होता है। ये अगर आपका इस दोनों का डिफरेंस अगर नहीं पता है तो आप बहुत सारी चीज़ें बग्स को फेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एरो फंक्शन पढ़ा है, बाइंड मेथड पढ़ी है, अप्लाई मेथड पढ़ी है। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने एंगुलर के अंदर एंगुलर मटेरियल जब आप यूज़ करते हो तो आपको एक कंपोनेंट को दूसरे मटेरियल की लाइब्रेरी को भेजना पड़ता है, तो उस टाइम आपके कंपोनेंट का कोड जो है वो दिस से बाइंड होता है। तो आपको दिस मेंटेन करने के लिए ये बाइंड मेथड और एरो फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अगर दिस मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, या फिर रिएक्ट जेएस, जो भी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होती है वो ऑलवेज कॉल बैक का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो जो भी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग ऑलवेज यूज कॉल बैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो भी रिएक्टिव प्रोग्राम होती है कॉल बैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है। और आपका RxJS है और या फिर ऑब्जर्वेबल है, ये क्या है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग है, ये है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। और इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या है, कॉल बैक का ही इस्तेमाल करता है। तो आपको कॉल बैक के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कॉल बैक की बात आती है तो आपको एरो फंक्शन और ये बाइंड ही आता है। कॉल बैक मतलब ये दो ही फंक्शन, बाइंड और एरो, इसका मेन पता है तभी आप अच्छी तरह से काम करोगे। बस यही रिक्वायरमेंट है आपकी इसके अंदर। और सेकंड थिंग है यहाँ पे आपको टाइपस्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स पता होना जरूरी है जो HTTP पे हम काम करने वाले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरफेस। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेस के ऊपर ही पूरा आपका HTTP का डेटा है, ये डिपेंड है। इट इज़ अ रिकमेंडेड वे। आपको इस तरीके से इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, नहीं आया तो वो रिकमेंडेशन वे नहीं है, यही वे है, स्टैंडर्ड वे है। आप इंटरफेस के जरिए डेटा को सेंड करो और डेटा को रिट्राई करो, ये आपको पता होना ज़रूरी है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। बस इतना हो गया, यू आर रॉक। HTTP में मास्टर। पूछो कौन सा क्वेश्चन पूछा है ना एंगुलर में, कौन सा इंटरव्यू देना है, कौन से एप्लीकेशन डेवलप करना है, क्या करना है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। Okay, so guys, I think this enough for today, and I hope you understand this lecture. Okay, so it's now a time of the query session. ठीक है, so is there have any query? लेफ्ट झाले का? Just 1 second.